डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शाम को प्रकाश स्टूडियो के उच्च स्तरीय अधिकारी आज के अपडेट के बाद परिणामों की रिपोर्ट देने के लिए एकत्रित हुए। स्क्रीन पर डेटा देखकर अध्यक्ष कुमार के चेहरे पर उदासी छा गई। पूरी दोपहर के बाद उनके ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या न केवल बढ़ने में विफल रही बल्कि वास्तव में घट गई। इतने दिनों के बाद वे न केवल 3 करोड़ का आंकड़ा पार करने में विफल रहे बल्कि 2.4 करोड़ तक गिर गए। ये पहले दिन के आंकड़ों से भी बदतर था, जिससे अध्यक्ष कुमार का गुस्सा स्वाभाविक रूप से भड़क गया। कुछ ही दिन पहले रिलीज हुए गेम में ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या में इतनी गिरावट कैसे देखी जा सकती है? ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि यह उनके गूज फैक्ट्री का एक गेम था और प्रकाश स्टूडियो गूज फैक्ट्री का एक शीर्ष स्तरीय स्टूडियो था। उनके पिछले गेम्स में हमेशा खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती ही रही थी और इस बार एक बेहतरीन शुरुआत और पहले दिन इतनी ज़्यादा ऑनलाइन संख्या के बावजूद कुछ ही दिनों में ये स्थिति हो गई। अगर उच्च अधिकारियों को पता चला तो उनकी स्थिति भी खतरे में पड़ जाएगी। ट्वाइलाइट वर्ल्ड का पूरे गूज फैक्ट्री ने जोर शोर से प्रचार किया था और दूसरे गेम्स में भी इसके विज्ञापन दिखाई दे रहे थे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक और अब नौबत यहाँ तक आ गई थी। जाओ और खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया देखो। आखिर वजह क्या है? तकनीकी कर्मचारियों ने आधिकारिक वेबसाइट खोली जिस पर खिलाड़ियों की रेटिंग और प्रतिक्रिया दिखाई दे रही थी। दोपहर भर खिलाड़ी शिकायत करते रहे और सभी रेटिंग 1 स्टार की थीं। ये कैसा बकवास अपडेट है? ड्रॉप रेट इतना कम कैसे हो गया? पहले मैं एक मॉन्स्टर से कम 3 सोने के सिक्के पा सकता था, लेकिन अब ड्रॉप की भी गारंटी नहीं है। अरे, ड्रॉप रेट तो कम हो ही गया। इतने सारे टॉप अप इवेंट शुरू करने का क्या मतलब है? क्या बात है? हम पहले ही गेम खेलने के लिए पैसे देते हैं और अब आप हमें चीज़ें खरीदने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि वे चीज़ें सस्ती हैं? क्या बकवास गेम है? पहले इसका इतना ज़ोर शोर से विज्ञापन किया गया था और मुझे सच में लगा था कि एक अच्छा गेम आएगा, लेकिन ये बहुत निराशाजनक निकला। मैं लीजेंड गेम ही खेलूंगा और उपकरण खरीदने के लिए पैसे दे रहे हो। प्लान, बाहर आकर देखो। तुम जो उपकरण बेच रहे हो उनके आंकड़े क्या हैं? क्या पैसे खर्च करने वाले तुम्हारे दादा हैं? दर्जनों टिप्पणियां उन्हें कोस रही थीं। खासकर आज दोपहर हजारों 1 स्टार नकारात्मक समीक्षाएं आईं और सभी उन्हें कोस रही थीं। शुरुआत में वे सिर्फ लीजेंड के एकमात्र पेड फीचर की नकल करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने इसे ठीक से संतुलित नहीं किया और फिर भी टाइम कार्ड बिलिंग मॉडल का इस्तेमाल किया। खिलाड़ियों ने गेम खेलने के लिए पैसे दिए और फिर दूसरे खिलाड़ी टॉप अप करके उन्हें बुरी तरह हरा देते। इन खिलाड़ियों को गुस्सा कैसे न आता? इसलिए वे सब आधिकारिक वेबसाइट पर गालियां देने दौड़ पड़े। अध्यक्ष कुमार ने पढ़ते ही दांत पीस लिए। उन्हें एहसास हुआ कि पूरे ट्वाइलाइट वर्ल्ड की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखा और जोर से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए, है ना? वहां बैठे सभी लोग बोलने से डरते हुए सिर झुका लिए। तथ्यों ने साबित कर दिया कि वे सब गलत थे। क्या हम अपडेट को वापस ले लें और कुछ छोटे मोटे फायदे दें? फिलहाल हम और खिलाड़ी नहीं खो सकते, वरना हम सचमुच मजाक का पात्र बन जाएंगे। अध्यक्ष कुमार ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए एक पल सोचा। ठीक है, इसे वापस ले लो। जैसा कहो वैसा करो। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। आज शनिवार था, जिसका मतलब था कि उस दिग्गज का पहला सैंड सिटी की घेराबंदी शुरू होने वाला था। विक्की ने पहले सैंड सिटी की घेराबंदी शनिवार रात 8 बजे शुरू करने का समय तय किया था। इस रेत शहर की घेराबंदी के लिए विक्की ने कई लाभ भी दिए। रेत शहर की पहली घेराबंदी सफलतापूर्वक पूरी करने वाले गिल्ड को एक उपाधि मिलेगी। यह उपाधि एक बार के लिए विशेष होगी। हालांकि इसमें कोई विशेषताएं नहीं थीं, विक्की ने इसे काफ़ी आकर्षक बनाने के लिए डिज़ाइन किया था। इसके अलावा यह उपाधि रेत शहर की घेराबंदी की लड़ाई में मारे गए लोगों की संख्या प्रदर्शित करेगी। जैसे जैसे मारे गए लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, उपाधि भी बदलती जाएगी। जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया, विक्की और रामू ने डेटा देखा। बूढ़े जू, आपको क्या लगता है 8 बजे कितने ऑनलाइन खिलाड़ी होंगे? विक्की ने एक पल सोचा। फिलहाल 18 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या लगभग 15 लाख होगी। 15 लाख, है ना? रेत शहर की आधे घंटे की घेराबंदी, अगर इसे टाइम कार्ड बिलिंग में बदला जाए तो ये 7,50,000 होगा। इस पर अब और मत सोचो, बस देखो। 1 महीने में टॉप अप की रकम सब्सक्रिप्शन मॉडल से कम नहीं होगी, विक्की ने आश्वस्त करते हुए कहा। तुम्हें समझना होगा, अगर कोई गेम अच्छी तरह से बनाया गया है तो खिलाड़ी खुशी खुशी पैसे देंगे। गूज फैक्ट्री के ट्वाइलाइट वर्ल्ड को देखो, इसे तो कोसा जाना चाहिए। भारी संसाधनों के बावजूद अगर गेम की गुणवत्ता कम है तो खिलाड़ी इसे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे।
अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो हमारे गेम की रेटिंग देख लो। रामू ने भी उत्सुकता से गेम का रेटिंग पेज खोला। उन्हें खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने तुरंत गेम की रेटिंग सूची में लीजेंड को देख लिया। इस समय तक लीजेंड रेटिंग सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका था। इसकी रेटिंग 9.1 तक पहुंच गई थी। रामू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसे इतनी ऊंची रेटिंग मिलेगी। उसने क्लिक किया और रेटिंग देखने के लिए नीचे स्क्रॉल किया। लगभग सभी 5 सितारा थे, कुछ 4 सितारा भी थे। रेटिंग में भाग लेने के लिए किसी को कई घंटों तक गेम खेलना पड़ता था। इसके अलावा प्रत्येक खिलाड़ी का उपनाम उसके खेलने के समय को भी दर्शाता था। इस तरह अगर कोई कुछ घंटे ही खेलता और कम रेटिंग देता तो तुरंत समझ आ जाता कि मामला क्या है। कुछ टिप्पणियां पढ़कर रामू खुशी से झूम उठा। मैंने जिंदगी में पहली बार कोई असली मुफ्त गेम खेला है और इस गेम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये दूसरे ऐसे ही गेम्स को पूरी तरह से मात देता है। वाह कंपनी, सच कहूं तो बहुत समय हो गया है इतना मज़ेदार गेम खेले हुए। अपने भाइयों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस अपडेट के लिए शुक्रिया। यह अखाड़ा मेरे लिए बिल्कुल सही है। 2 गेम एक ही समय पर रिलीज हुए, एक बहुत ही लोकप्रिय है और दूसरा बिल्कुल बकवास। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा गेम है। पहले मैं अकेले खेलता था लेकिन अब कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। जब पहली स्किल बुक रिलीज हुई तब टीम बनाकर राक्षसों को पालना मेरे लिए सबसे रोमांचक पल था। मैं आज भी इसके बारे में सोचकर रोमांचित हो जाता हूँ। ये सभी 5 सितारा समीक्षाएं थीं। बूढ़े जू, तुम सही थे। शायद ही कोई 1 सितारा समीक्षाएं होती हैं। ज़्यादातर उन लोगों की होती हैं जिन्होंने कुछ घंटे खेले हैं और जो इस तरह के गेम के लक्षित दर्शक भी नहीं हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम कोई गलती नहीं करते लीजेंड और भी ज़्यादा लोकप्रिय होता जाएगा। विक्की थोड़ा मुस्कुराया। ज़रा इंतज़ार करो, 1 महीने में दोनों गेम बिल्कुल अलग स्तर पर होंगे। इसके अलावा मैं इसे 1 महीने के रिलीज़ होने पर फिर से अपडेट करने की योजना बना रहा हूँ। उस समय ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या निश्चित रूप से फिर से बढ़ जाएगी। तो फिर मैं तुम पर भरोसा करूंगी। तुम्हारी अपनी समझ है, मैं अभी तुम्हारी सोच के साथ नहीं चल सकती। मैं बस अपना काम और मदद का इंतज़ाम करूंगी। अच्छा, हम जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? तुम ही तय करो, कोई जगह ढूंढो। वैसे भी अभी तो हम दोनों ही हैं। ठीक है। इसी तरह समय भी 8 बज गए। चेन हुई का स्ट्रीमर रूम। यहाँ दर्शकों की संख्या अब 10,000 से ज़्यादा हो गई है। कुछ दिन पहले तक वह एक अनजान स्ट्रीमर था, लेकिन किंवदंती की वजह से अब वह एक बड़ा स्ट्रीमर बन गया है। जब तक वह स्ट्रीमिंग शुरू करता है उसके स्ट्रीमर रूम में हज़ारों लोग होंगे। चेन हुई वहीं बैठा बुलेट स्क्रीन से सवालों के जवाब दे रहा था। लगभग 8 बज रहे हैं। रेत शहर की घेराबंदी का समय हो गया है। अभी और पीके नहीं, चलो रेत शहर की घेराबंदी का इंतजार करते हैं। इस समय सभी लोग सुरक्षित क्षेत्र में जमा थे। चारों ओर देखा तो वह लोगों से भरा हुआ था। अगर आप ढाल बंद नहीं करते तो आप देख भी नहीं सकते थे कि आप कहाँ हैं। मैं जिला 1 में हूँ। वर्तमान में जिला 1 में दर्जनों गिल्ड हैं, लेकिन केवल 3 गिल्ड ही शक्तिशाली हैं। ज़्यादातर पीके मास्टर शीर्ष 3 गिल्ड में केंद्रित हैं और शीर्ष 3 गिल्ड में लोगों की संख्या पहले ही पूरी हो चुकी है। मैं दूसरे गिल्ड में हूँ। इस बार रेत शहर की घेराबंदी के लिए हमें सबक को हराना होगा। मुझे ये खिताब मिलना ही चाहिए, चेन हुई ने बुलेट स्क्रीन से कहा। उसी समय उसे एक बुलेट स्क्रीन संदेश दिखाई दिया। क्या तुम उस योद्धा की बात कर रहे हो जिसने पिछली बार मुझे लाल बनाया था? हम एक ही गिल्ड में हैं, वह भी मेरी तरह एक वाइस गिल्ड लीडर है। मुझे उसकी रैंकिंग देखने दो। उसकी हालिया रैंकिंग में फिर से सुधार होना चाहिए था। अखाड़े की रैंकिंग शुरू करते हुए पहले स्थान पर आइसफैंग नाम का एक व्यक्ति प्रमुखता से था। वह बिल्कुल शंकर का उपनाम था। यह आदमी पहले ही पहले स्थान पर पहुंच गया है। सिल्वर टियर 4, इसे जीत की लकीर खींचनी होगी, वरना मैं तो सिर्फ सिल्वर टियर 2 हूं और यह पहले से ही टियर 4 है। अपने कैरेक्टर पैनल पर क्लिक करते ही चेन हुई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। धिक्कार है। जजमेंट। इस आदमी को जजमेंट कब मिला? उसने जजमेंट के गुणों को देखा। अरे, ये तो पूरे खेल का पहला जजमेंट है। वह इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? मुझे भी जजमेंट चाहिए। अगर मेरा जजमेंट होता तो मेरी रैंकिंग ज़रूर उससे ऊंची होती। इस समय बुलेट स्क्रीन उसके लिए तानों से भरी हुई थी। अरे, क्या तुम भूल गए कि पिछली बार तुम्हारे साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ था? तुमने कई जीवन दांव पर लगा दिए और फिर भी उसे हरा नहीं पाए। अगर तुम्हारे पास जोड़ 9 भाग्य वाला जजमेंट भी होता तो भी तुम जीत नहीं पाते। चेन हुई ने बुलेट स्क्रीन को अनदेखा कर दिया क्योंकि 8 बज चुके थे और सबक शुरू हो चुका था। चूंकि यह पहली बार था इसलिए किसी को ठीक से खेलना नहीं आता था। परिचय के बावजूद बिना वहां गए उन्हें पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। सभी के महल में प्रवेश करने के बाद वे महल की ओर दौड़े। परिचय में लिखा था कि रेत नगरी की पहली घेराबंदी के लिए उन्हें महल पर कब्जा करना होगा।
इस समय सबसे तेज दौड़ने वाले की बात थी। तेज दौड़ने वालों में ताओवादी शामिल थे, क्योंकि ताओवादियों के पास गति बढ़ाने का हुनर होता है। इसलिए आगे वाले सभी लोग ताओवादी थे। लोगों का एक समूह महल में भागा, जहां एक झंडा लगा था जिस पर लिखा था कब्जा किया जाना है। इस समय उन्हें समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वे सभी झंडा छीनने के लिए दौड़े, लेकिन झंडा उठाने में 5 सेकंड लग गए। पहला व्यक्ति, जाहिर है, तुरंत मारा गया। पहले समूह में कम से कम सैकड़ों लोग थे। कुछ समय के लिए कोई भी झंडा नहीं छीन सका। जिसने भी उसे छुआ वह तुरंत मारा गया। जब तक बाकी सभी भागकर अंदर गए, तब तक प्रवेश करने वाले पहले समूह के लोग मारे जा चुके थे, और मृत्यु के बाद 1 मिनट का समय लगेगा। चेन हुई ने अपने आसपास के लोगों को, खासकर ताओवादियों को निशाना बनाकर काटना शुरू कर दिया। पहले समर्थन को काटकर ही बाद में दूसरों को काटना आसान होगा, लेकिन उसने कुछ ही लोगों को मारा था कि दूसरों ने उसे सक्रिय कर दिया। 20 से ज्यादा जादूगरों के कौशल उसके चेहरे पर फेंके गए और वह चला गया। 5 मिनट बीत चुके थे और कोई भी झंडे पर कब्जा नहीं कर सका। पूरा महल एक अराजक युद्ध में था। महल की तो बात ही छोड़ी, बाहर भी लोगों से भरा हुआ था। उन लोगों को छोड़कर जो लॉग इन नहीं कर पा रहे थे, हर कोई पहले से ही यहाँ था। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को फिर से धूसर होते देखकर चेन हुई ने गहरी सांस ली। वह 5 बार मर चुका था। यहाँ चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों न हो, सब बेकार था। कौशल की बौछार से कोई भी मर सकता था। तीसरे संघ के लगभग 1 दर्जन लोग हमेशा एक साथ रहते थे। जब उन्होंने उसे ऊपर आते देखा तो तुरंत हमला कर दिया और वह भाग भी नहीं सका। इस क्षण उसे लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो। ठीक है, एक साथ खड़े हो जाओ। उनका संघ अभी केवल दूसरे स्तर का था, जिसकी सदस्यों की सीमा 1000 थी, और अब 900 से ज्यादा लोग ऑनलाइन थे। सभी 900 लोग अलग अलग लड़ रहे थे, एक अराजक मुक्त युद्ध में। यही कारण था कि किसी भी गिल्ड ने अभी तक झंडा नहीं लिया था। जो कोई भी झंडे को छूने की हिम्मत करता, उस पर निशाना साधा जाता। चेन हुई ने गिल्ड चैट पेज खोला। अपने वाइस गिल्ड लीडर के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसने सभी को ऐड किया। सभी लोग अपने हेडफोन लगा लें, मुझे कुछ कहना है। जिन लोगों ने ये संदेश देखा वे गिल्ड चैनल में प्रवेश कर गए। 300-400 लोग अंदर आए और चेन हुई कहा, हम इस तरह नहीं लड़ सकते। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो कोई भी गिल्ड झंडा नहीं ले पाएगा। चलो ऐसा करते हैं, हम पहले पुनरुत्थान क्षेत्र में इकट्ठा होंगे, फिर हम सैकड़ों लोग एक साथ दौड़कर अंदर आएंगे और सबसे पहले झंडे वाली जगह पर कब्जा कर लेंगे। बस 5 सेकंड तक वहां रुको और झंडा उतारते ही यह आसान हो जाएगा। दूसरों को लगा कि यह बात सही है। फिर उसने कहा, ठीक है, हम में से कुछ मजबूत लोग रास्ता दिखाएंगे, पीछे वाले लोग पीछे आएंगे और ताओवादी मदद करेंगे। फिर वे पुनरुत्थान क्षेत्र में इकट्ठा हुए, सबके आने का इंतजार करने लगे। जब ज्यादातर लोग आ गए तो चेन हुई चिल्लाया, भाइयों, हमला करो, सबक ले लो। लोगों का एक विशाल समूह दौड़ा दौड़ा आया और इसका असर वाकई अच्छा हुआ। रास्ते में उन्होंने जो भी देखा उसे तुरंत मार डाला, जो सभी दूसरे गिल्ड से थे। जल्द ही वे महल के अंदर पहुंच गए और तुरंत झंडे पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में उनके आधे लोग चले गए। सौभाग्य से उन्होंने झंडे पर कब्जा कर लिया था। वाह, हमने झंडा ले लिया है, इसे थामे रहो, चेन हुई ने आदेश दिया। फिर वे झंडे के स्थान से चले गए। झंडा हथियाने के लिए महल के अंदर विरोधी गिल्ड के सभी सदस्यों को बाहर निकालना जरूरी था, लेकिन लोग आते रहे और वे उन्हें कुछ देर तक बाहर नहीं निकाल पाए। ये सिलसिला 20 मिनट से ज्यादा समय तक चलता रहा। एक और काली स्क्रीन के बाद चेन हुई ने समय देखा। 3 मिनट बाकी हैं। जब तक हम डटे रहेंगे झंडा हमारा ही रहेगा। 3 मिनट बीत गए और झंडा अभी भी उनके हाथों में था। वाह, चेन हुई उत्साह से अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। हमने सबक जीत लिया है। इस समय स्ट्रीमर रूम की बुलेट स्क्रीन भी संदेशों से भर गई थी। ये देखकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। अफसोस है कि मेरा कंप्यूटर मेरे पास नहीं है। कितना बड़ा नुकसान है, रेड शहर की घेराबंदी में हिस्सा न ले पाना। मैं आज ओवरटाइम कर रहा हूँ, कंप्यूटर पर खेल नहीं सकता, सिर्फ देख सकता हूँ। धिक्कार है, स्ट्रीमर देखकर मेरा खून खौल रहा है। मैंने पहले कभी इतने सारे लोगों को ऑनलाइन इतनी अराजक लड़ाई में लड़ते नहीं देखा। इसमें डूब जाना वाकई बहुत अच्छा है। चेन हुई ने बुलेट स्क्रीन की तरफ देखा। सैंड सिटी की घेराबंदी के और भी इवेंट होंगे, अभी खत्म नहीं हुए हैं। चौथी बार क्रॉस सवा होगा, तभी यह सबसे रोमांचक होगा। सैंड सिटी की घेराबंदी का इवेंट खत्म होने के बाद उन सभी को जबरन लॉग आउट कर दिया गया। उन्हें तुरंत खिताब भी दे दिया गया। वाह, तो यह है सैंड सिटी की पहली घेराबंदी का खिताब। शीर्षक लगाने के बाद उन्हें लगा कि यह बहुत बढ़िया है। इसने रेत नगरी की इस घेराबंदी में उसके द्वारा मारे गए लोगों की संख्या भी दर्शाई, 121। इस समय उसका शीर्षक अपनी मूल सफ़ेद चमक से बैंगनी चमक में बदल गया।
शानदार। रेत शहर की घेराबंदी का कार्यक्रम समाप्त हो गया। रामू बैकएंड डेटा को घूरता रहा। बूढ़े जू, अभी तो सिर्फ आधा घंटा ही बीता है ना? यूजर्स की संख्या अचानक 5 लाख कैसे बढ़ गई? लीजेंड के लिए मौजूदा ऑनलाइन यूजर्स की संख्या पहले ही 2 लाख से ज्यादा हो चुकी थी और सिर्फ इस एक कार्यक्रम ने ही इतने ज्यादा लोगों को आकर्षित किया। सिर्फ आधा घंटा ही बीता है। कल तक इंतजार करो, मेरा अनुमान है कि तब तक हम 5 लाख और यूजर्स जोड़ सकते हैं। इस एक कार्यक्रम में 10 लाख से ज्यादा या उससे भी ज्यादा यूजर्स जुड़ सकते हैं। उफ, ऑनलाइन यूजर्स की यह तेजी वाकई अविश्वसनीय है। मैंने ऐसा पहली बार देखा है। हम बस एक छोटी सी वर्कशॉप हैं और यह एक नया लॉन्च हुआ गेम है जिसे रिलीज हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। सिर्फ कमाई की कमी है। इतने सारे यूजर्स होने के बावजूद कुल कमाई 5 लाख तक भी नहीं पहुंच पाए है। ज्यादातर खिलाड़ियों को गेम में जरूरी चीजें खरीदने के लिए सिर्फ 30 का रिचार्ज करना पड़ता था। मुझे लगता है कल की कमाई बढ़ जाएगी। इस अपडेट के साथ मैंने एक नीलामी घर भी जोड़ दिया है। खिलाड़ी जो उपकरण खरीदते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, वे उन्हें नीलामी घर में बिक्री के लिए रख सकते हैं। हर लेन देन पर 15% लेन देन शुल्क काटा जाएगा। 100 सिल्लियों के मूल्य वाले उपकरण पर हम 15% काटते हैं, यानी मुझे 1.5 मिलता है। देखते रहो, नीलामी घर खुलने के बाद दैनिक लेन देन की मात्रा निश्चित रूप से ऊंची रहेगी। खासकर उच्च स्तरीय उपकरणों के लिए मैंने सुझाए गए मूल्य दिए हैं। हालांकि यह सिर्फ एक सुझाव है, लेकिन उनकी कीमत कम से कम कई हजार या यहाँ तक कि दसियों हजार सिल्लियों के बराबर है। एक ही लेन देन से हम सैकड़ों या हजारों शुल्क काट सकते हैं। ये पैसा निश्चित रूप से खिलाड़ियों से आएगा। विक्की की बात सुनकर रामू ने मन ही मन उसे अंगूठा दिखाया। तुम्हारे पास हमेशा सबसे अच्छे विचार होते हैं। मैं अब नीलामी घर में देखने जा रहा हूं कि लोग क्या बेच रहे हैं। उसने भी एक खाता बना लिया था। हालांकि उसके पास खेलने का समय नहीं था, लेकिन वह नीलामी घर में व्यापार की सीमा पार कर चुका था। नीलामी घर खोलने पर पता चला कि वहां वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा वस्तुएं सूचीबद्ध थीं। अरे बूढ़े जू, वहां ऐसे उपकरण क्यों हैं जिन्हें सोने के सिक्कों से खरीदा जा सकता है? और ज्यादातर उपकरण सोने के सिक्कों के लिए नीलाम किए जा रहे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि कम सिल्लियां इस्तेमाल हो रही हैं? विक्की कुछ नहीं बोला। उसने अपनी इन्वेंट्री पर क्लिक किया, जिसमें सबसे नीचे रिडीम का विकल्प था। यहाँ देखो, रामू ने मोचन पृष्ठ को देखा। एक पिंड को 100 स्वर्ण सिक्कों के बदले में बदला जा सकता था, जिसका अर्थ था कि मुद्रा की एक इकाई को 1000 स्वर्ण सिक्कों के बदले में बदला जा सकता था। खेल में बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि ये चीजें राक्षसों से गिरती हैं। जरा सोचिए, मिलने वाले सोने के सिक्कों की मात्रा बहुत कम है। एक राक्षस को मारने से ज्यादा 20 या 30 सोने के सिक्के गिरते हैं, लेकिन एक ही चीज के लिए सैकड़ों सोने के सिक्कों की जरूरत होती है। खिलाड़ियों को जिन चीजों की जरूरत होती है वे सिर्फ राक्षसों को कुचलकर नहीं मिल सकती। ये काफी नहीं है, खासकर जब खिलाड़ी बहुत हों और राक्षस कम। इस तरह वे या तो सोने के सिक्कों के बदले में चीजें खरीद सकते हैं या सिल्लियों से चीजें खरीद सकते हैं। नीलामी घर के आने से जो चीजें कैश शॉप में नहीं मिलती, वे वहां से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन उनकी कीमत अनिश्चित है। रामू ने विक्की की बात से सहमत होकर सिर हिलाया। उसी समय वह सिल्लियों के व्यापार वाले हिस्से में गया और सबसे पहले दिखाई देने वाला उपकरण ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार थी। किसी ने सचमुच ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार गिरा दी। रामू उत्साह से चिल्लाया। वह इस अपडेटेड वर्जन के बारे में जानता था। उसने देखा कि 3 प्रमुख उपकरण बहुत शक्तिशाली थे। योद्धा का न्याय का राजदंड, जादूगर का अस्थि जड़ राजदंड और दाववादी की ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार। उन्होंने उचित ड्रॉप दर पर चर्चा की थी और विक्की के निर्णय के बाद इसे 0.01% पर निर्धारित किया गया था। इस दर पर इसे गिराने के एक मौके के लिए आपको बॉस को लगभग 10,000 बार मारना होगा। ये संभावना बहुत कम थी, इसलिए उपकरण के उच्च आंकड़े उचित थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई इसे दूसरे दिन ही गिरा देगा। ये ज्ञात होना चाहिए कि केवल 3 बॉस ही इस उपकरण को गिरा सकते थे और रिफ्रेश समय और 3 सर्वरों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन 200 से भी कम स्पॉन हो सकते थे। उसने सीरियल नंबर चेक किया, 003001। खेल में तीसरा और इस सवा पर पहला। ये वास्तव में 1 लाख सिल्लियों में बिक रहा है। क्या यही वह सुझाई गई कीमत है जो आपने दी थी? रामू विक्की की तरफ देखने के लिए मुड़ा। विक्की ने सिर हिलाया। मैंने जो कीमत सुझाई थी वह 1,80,000 सिल्लियां थीं। क्या तुम पागल हो? इतनी ऊंची कीमत क्यों रखी? कौन खरीदेगा? इस दुनिया में किसी भी वस्तु या उपकरण की कीमत कभी भी सीधे 10,000 से ज्यादा नहीं रही। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विक्की इसकी कीमत सीधे 1,80,000 रखेगा। इतनी रकम अगर किसी सब्सक्रिप्शन गेम पर खर्च की जाए तो गेम बंद होने तक चल सकती है। और ये ताओवादी उपकरण है। वर्तमान पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में योद्धा सबसे ज्यादा हैं। ताओवादियों का प्रतिशत बहुत कम है, तो इसे कौन खरीदेगा? ये तो कुछ भी नहीं है।
मैंने जजमेंट के लिए जो कीमत तय की थी वह 2,80,000 थी। चिंता मत करो, कोई ना कोई इसे ज़रूर खरीदेगा। समय देखकर लगता है कि इसे अभी आधे घंटे से भी कम समय पहले लिस्ट किया गया था। कोई भी खिलाड़ी जो किसी ताओवादी खिलाड़ी को मेंटेन करता है और इसे देखता है वह इसे खरीद लेगा। मत भूलो, तुम अखाड़े में अपने उपकरण इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि पीक शोडाउन में इनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। रामू समझ नहीं पा रहा था कि विकी इतनी ऊंची कीमत क्यों चाहता है, लेकिन चूंकि उसके फैसले अभी तक गलत नहीं हुए थे इसलिए उसने फिलहाल उसके नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। इस बीच 1.25 का शीर्ष गिल्ड इस समय गिल्ड चैट में सैंड सिटी की घेराबंदी में अपनी असफलता पर चर्चा कर रहा था। गिल्ड रैंकिंग गिल्ड सदस्यों की युद्ध शक्ति पर आधारित थी। इस बार उनके सभी सदस्य आ गए थे, फिर भी वे सबक को पकड़ने में नाकाम रहे। गिल्ड लीडर, किसी ने नीलामी घर में एक ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार लिस्ट की है। संयोग से गिल्ड लीडर देवेंद्र एक ताओवादी था। ताओवादी लीडरबोर्ड पर पहले स्थान पर था और आमतौर पर कुछ योद्धाओं को कुचलने में सक्षम था। उसका कौशल स्तर सर्वोच्च था, उसके पास बस एक हथियार की कमी थी जिससे वह ताओवादियों के बीच अपना प्रभुत्व पूरी तरह से स्थापित कर सके। उसने पूरा दिन अपने गिल्ड सदस्यों के साथ बॉस से लड़ते हुए बिताया था, लेकिन ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार नहीं गिरी थी। संदेश देखकर देवेंद्र तुरंत नीलामी घर गया। कीमत देखकर वह भौचक्का रह गया। वास्तव में इसकी कीमत 1,00,000 सिल्लियां थी। ये बहुत महंगा था। एक हथियार की कीमत 10,000 मुद्रा इकाइयां होती थी, लेकिन उसके पास नकदी की कमी नहीं थी। उसने तुरंत रिचार्ज किया और सीधे 1,00,000 सिल्लियां जोड़ दीं। उसने निर्णायक रूप से ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार खरीद ली, जो उनके सवा पर सबसे पहली थी। मुझे आश्चर्य है कि यह हथियार किसने गिराया और इसे बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया। शायद ये कोई ताओवादी नहीं था, वरना वे इसे अपने पास जरूर रख लेते। अपने हाथ में ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार देखकर देवेंद्र बहुत खुश हुआ। हालांकि एक ताओवादी होने के नाते वह सक्रियण का केंद्र नहीं था, फिर भी उसका नुकसान शीर्ष योद्धाओं जितना ज्यादा नहीं था। लेकिन अब जब उसके पास ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार थी तो उसका वर्तमान नुकसान उन योद्धाओं को आसानी से कुचल सकता था जिनमें विवेक नहीं था। फिर उसने नई खरीदी गई ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार गिल्ड चैट में भेज दी। हमें अगले हफ्ते सैंड सिटी की घेराबंदी पूरी करनी होगी। इनामों को छोड़कर शीर्ष गिल्ड होने के नाते हमें सबक को कम से कम एक बार जरूर पकड़ना चाहिए। ये कहने के बाद वह ड्रैगन पैटर्न वाली तलवार की शक्ति का परीक्षण करने के लिए उत्सुक होकर अखाड़े में गया। अगले दिन रामू ने विक्की को सुबह सुबह जगा दिया। बूढ़े जू, कल की कमाई तो देखो। विक्की ने फोन उठाया और उसे देखा। कल की कमाई असल में 1,50,000 थी। ये सामान्य बात है। नीलामी घर में तेजी आ रही है। अगर आप दोबारा देखें तो नीलामी घर में सामान की संख्या अब तक शायद दोगुनी हो गई होगी। इस समय विक्की को नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर से उठने के बाद रामू वहां था और आंकड़े देख रहा था। ये सच है, अब सूचीबद्ध सामान और उपकरणों की संख्या कल रात की तुलना में दोगुनी है। विक्की ने हाथ बढ़ाया और कहा, तो व्यापारी दिखाई देने लगेंगे। आह, व्यापारी क्या होते हैं? विक्की ने पहले ही जान लिया था कि इस दुनिया में कोई गेम व्यापारी नहीं होते, यानी कोई ब्रिक मूवर्स नहीं होते, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वे कभी सामने नहीं आते। लेकिन किंवदंती अलग है। एक मुफ्त गेम में पहले से कोई खर्च नहीं होता। आपको जो भी मिलता है वह मुनाफा है। तभी विक्की ने पूछा, अगर मुझे कोई जजमेंट मिल जाए और मैं तुम्हें बेच दूं, लेकिन मुझे सिर्फ नकद चाहिए, तो क्या तुम उसे खरीदोगे? बिल्कुल। जजमेंट कितना दुर्लभ होता है। मैं उसे जरूर खरीदूंगा। तो अगर मैं 1,00,000 सोने के सिक्के कमा लूं तो क्या होगा? अगर बदले में, तो वो 1,000 सिल्लियां या $100 होंगे। अगर मैं तुम्हें $80 में बेच दूं तो क्या तुम उसे खरीदोगे? जरूर। ये एक अच्छा सौदा है। रामू को भी एहसास हुआ, ये सही नहीं है। अगर ये व्यापारी बहुत ज्यादा हो गए तो क्या हम पैसे नहीं गंवाएंगे? सब लोग गेम के व्यापारियों से चीजें खरीदेंगे, खिलाड़ी रिचार्ज नहीं करेंगे और वे राक्षसों के लिए खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा भी करेंगे, जिससे खिलाड़ियों का अनुभव खराब हो जाएगा। बूढ़े जू, हम इसका हल कैसे निकालें? विक्की ने उसका कंधा थपथपाया। चिंता मत करो, अभी कोई इस बारे में नहीं सोचेगा। अगर कोई सोचेगा भी तो वह सिर्फ एक व्यक्ति होगा। स्क्रिप्ट के बिना एक व्यक्ति दिन भर खेलने पर भी ज्यादा कमाई नहीं कर सकता। सोने के सिक्कों के लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन उपकरणों के लिए ये संभव है। हालांकि मैं इसे अगले संस्करण में अपडेट करने की योजना बना रहा हूं। ये कहकर विक्की नहाने चला गया। जब वह लौटा तो रामू ने अपना फोन पकड़ा। बूढ़े जू, लगता है हम फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। इस बार क्या है? विक्की पास आया। देखो, ट्रेंडिंग लिस्ट में लीजेंड गेम से जुड़ा ट्रेंड पहले ही 7वें स्थान पर पहुंच चुका था। लीजेंड ऑफ मीर, नाइट ऑफ पैशन, सीज ऑफ द सैंड सिटी। अंदर क्लिक करते हुए इसमें कल के कई स्ट्रीमर्स की मस्ती भरी तस्वीरें दिखाई गईं। नीचे दिए गए कमेंट्स में यह भी बताया गया कि उन्होंने कल रात कितनी मस्ती की।
लगता है हमें और सर्वर किराए पर लेने होंगे। रामू ने भी उत्साह से सिर हिलाया। हमारे मौजूदा सर्वर सिर्फ 3 लाख ऑनलाइन यूजर्स को ही संभाल सकते हैं। हमारी क्षमता लगभग पूरी हो चुकी है। मैं इसे संभाल लूंगा। लगता है परिवार ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसे निवेश करना होगा। इस बार हम शायद 2 और खरीद लेंगे। तभी विकी को सबसे नीचे एक ट्रेंडिंग टॉपिक दिखाई दिया। गूस फैक्ट्री का ट्वाइलाइट वर्ल्ड वापस आ गया है और खिलाड़ियों से माफी मांगी है। देखने के लिए क्लिक करते हुए विकी ने व्यंग्य किया। वे उसके गेम की नकल करने आए थे। चाहे तो कॉपी कर लो, लेकिन तुमने तो खास तौर पर पेड फीचर्स की नकल की है। अगर तुम्हारी आलोचना नहीं होगी तो किसकी होगी? अभी कंपनी अभी शुरुआत कर रही है और गूस फैक्ट्री से सीधे तौर पर मुकाबला नहीं कर सकती। जब तक उसकी प्रतिष्ठा और उसका दायरा बढ़ता रहेगा, गूस फैक्ट्री का गेम उसके सामने टिक नहीं पाएगा। हालांकि उन्हें अगली बार अधिग्रहण पर चर्चा के लिए लोगों को भेजना चाहिए, है ना? गूस फैक्ट्री की यही आदत है, अगर कुछ अच्छा दिखता है तो वे उसे सीधे खरीद लेते हैं, अगर नहीं तो वे उसे हासिल कर लेते हैं। लेकिन वह तो बस एक स्टूडियो है और अगर वह नहीं मानता तो उनके पास और कोई चारा नहीं है। अब ध्यान अच्छी तरह से काम करने और जल्द से जल्द 10 मिलियन ऑनलाइन खिलाड़ियों तक पहुंचने पर है। इस गति को देखते हुए 10 मिलियन तक पहुंचने में 3 महीने से भी कम समय लगेगा। तब तक वह अपना दायरा बढ़ा सकता है और फिर एक कंपनी खोल सकता है। विक्की पहले से ही अपने अगले कदमों की योजना बना रहा था। इस बीच प्रकाश स्टूडियो की इमारत में हमने पहले ही संस्करण को वापस ले लिया है और सीमित समय के लिए 20% की छूट भी दी है। ऑनलाइन संख्याएं अभी भी लगातार क्यों गिर रही हैं? देखिए, कल ये 25 मिलियन थी, आज ये लगभग 2 मिलियन क्यों गिर गई? सीईओ वांग ने जोर से पूछा। संचालन पर्यवेक्षक ने स्क्रीन की ओर देखा और कहा, सीईओ वांग, कल लीजेंड का एक कार्यक्रम था, एक बड़े पैमाने पर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन पीके। यह आज ही ट्रेंड कर रहा है। ये तुरंत ट्रेंडिंग सूची में शीर्ष 10 में पहुंच गया। ये कहते हुए उन्होंने एक वीडियो खोला जो चेन हुई का कल का लाइव स्ट्रीम था। चेन हुई अपने हेडसेट से कमांड करते हुए हर जगह लोगों को अकेले ही काट रहा था और उसके पीछे वाले लोग भी उसका अनुसरण कर रहे थे, जिससे वीडियो देखने वाला हर कोई उसमें शामिल होना चाहता था। वीडियो देखने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। सीईओ वांग की नसें इस समय फूल रही थीं। हालांकि उन्हें गेम्स की समझ नहीं थी, लेकिन इस वीडियो से ये वाकई बहुत आकर्षक लग रहा था। तो फिर इंतजार किस बात का? चूंकि यह मोड खिलाड़ियों को इतना आकर्षित कर रहा है, तो क्यों ना हम भी इसे आजमाएं। मौजूदा योजना सभी खोए हुए खिलाड़ियों को वापस लाने की है। हम एक पेड गेम हैं, खिलाड़ियों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो भी मोड लोकप्रिय हो, हमें उसका अनुकरण करना चाहिए, समझे? सीईओ वांग के भाषण के बाद नीचे बैठे लोगों ने बस सिर हिला दिया। किसी ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में होना जो खेलों को नहीं समझता था और बार बार निर्देश बदलना निराशाजनक था। मूल रूप से पुराने मॉडल का पालन करने पर कोई समस्या नहीं होती। इसी आगे पीछे की गड़बड़ी के कारण खिलाड़ियों का भारी नुकसान हुआ। वे गुस्से में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए और केवल उनके निर्देशों का पालन कर सके। सीईओ वांग का प्रस्ताव तय हो चुका था। अगले संस्करण का अपडेट लीजेंड के इस गेम प्ले की नकल मात्र होगा। तकनीकी पर्यवेक्षक भी असहाय थे। उनका मूल मॉडल ऐसा नहीं था और इस मोड को जोड़ने से उनके शुरुआती प्रचार का विरोध होता। इससे वह मुश्किल में पड़ गए। समय बीतता गया, दूसरा शनिवार आ गया। आज लीजेंड के ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या पहले ही 4 मिलियन से अधिक हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में ये संख्या लगभग दोगुनी हो गई थी। 4 मिलियन ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के साथ आज सैंड सिटी की घेराबंदी का दिन भी था। आज के सैंड सिटी की घेराबंदी में हर कोई अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए तैयार था। हालांकि एक समस्या थी, लीजेंड हर दिन 2 या 3 सबक खोलता था। विक्की और रामू इस पर नजर रखते थे और जब संख्या पर्याप्त हो जाती तो वे सीधे अगला सबक खोल देते थे। और सैंड सिटी की घेराबंदी केवल तभी दिखाई देती थी जब कोई सबक 7 दिनों तक खुला रहता था, यानी इस सैंड सिटी की घेराबंदी को होस्ट करने वाले सबक ज्यादा से ज्यादा पिछले शनिवार को खुले थे। इन खिलाड़ियों को इसका एहसास नहीं था। जब समय आया और उन्हें सैंड सिटी की घेराबंदी दिखाई नहीं दी तो वे सभी सवाल पूछने के लिए खेल के फोरम पर पहुंच गए। तभी विक्की पिछले शनिवार के बाद खोले गए सर्वरों के बारे में समझाने और घोषणा करने के लिए सामने आए। विक्की ने पिछली घोषणाओं में कहा था कि गिल्ड केवल 7वें दिन के बाद ही स्थापित किए जा सकते हैं। अगर गिल्ड स्थापित नहीं हो सकते तो सैंड सिटी की घेराबंदी कहां से आएगी? असहाय खिलाड़ी केवल खेल देख सकते थे। स्ट्रीमर सैंड सिटी की घेराबंदी में भाग लेते हैं। लीजेंड की लोकप्रियता के बारे में जानने के बाद कुछ स्ट्रीमर्स जो खुद को कुशल मानते थे ने लीजेंड खेलना चुना, जिससे अखाड़े में उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ। इस बीच शंकर, जो पहले ही सैंड सिटी की घेराबंदी पूरी कर चुका था, कुछ आइटम बनाने की सोच रहा था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे एक और अच्छी वस्तु मिल गई।
इस बार रेतीले शहर की घेराबंदी की रक्षा करने की बारी उनकी थी। हमला करना आसान है, लेकिन बचाव करना मुश्किल। सबक के सभी कोनों से गिल्ड हमला करने आए। हालांकि उन्होंने लंबे समय से तैयारी की थी, फिर भी सबक के पिछले निवासियों के रूप में वे 10 मिनट पहले ही सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रवेश कर सकते थे। हालांकि अब उनके पास केवल 1000 लोग थे। हालांकि उनके गिल्ड का स्तर बढ़ गया था और उनकी संख्या बढ़ गई थी, फिर भी वे पूरे सबक के गिल्डों के हमलों का सामना नहीं कर सके। शहर की रक्षा के लिए बफ, क्षति वृद्धि और क्षति न्यूनीकरण के बावजूद वह एक व्यक्ति पर 1 दर्जन अन्य लोगों द्वारा किए गए हमले का सामना नहीं कर सका। इसलिए इस बार उनकी रक्षा विफल रही। वे पराजित और बिखर गए, पूरी तरह से पराजित। शंकर भी बहुत असहाय था। इस बार सबक के खो जाने के साथ पुरस्कार भी चले गए। जब तक सबक का कब्जा था, वह प्रतिदिन हजारों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर सकता था और एक उप गिल्ड नेता के रूप में वह अतिरिक्त 50 सिल्लियां प्राप्त कर सकता था। ये इनाम उसके लिए पहले से ही बहुत अच्छे थे, एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जो पैसे खर्च नहीं करता था। उसने इन सभी वस्तुओं का इस्तेमाल प्रॉप्स खरीदने में किया, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। उसके पास हाल ही में ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे और वह हमेशा इंटरनेट कैफ़े में नहीं रह सकता था। लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। रेत शहर की घेराबंदी के ठीक बाद बॉस के फिर से प्रकट होने का फायदा उठाकर वह लड़ने गया और अप्रत्याशित रूप से एक बोनज़ेड राजदंड हासिल कर लिया। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। क्या वह वाकई इतना भाग्यशाली था? कुछ दिन पहले ही उसे एक जजमेंट मिला था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक हफ्ते में उसे एक और जजमेंट मिलेगा। उसने सीरियल नंबर 010003 चेक किया। एक हफ्ता बीत चुका था और पूरे खेल में केवल 10 ही गिराए गए थे। ड्रॉप रेट बहुत कम था। आपको पता होना चाहिए कि हर दिन लाखों लोग ऑनलाइन थे और लीजेंड के पास पहले से ही सैकड़ों सर्वर थे। रोजाना हजारों बॉस मारे जाते थे, लेकिन उनके प्रकट होने की संभावना अभी भी बहुत कम थी। हे भगवान, बोनज़ेड! शंकर चिल्लाया। तुरंत ही उसके पीछे लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया। क्या तुम्हें बोनज़ेड राजदंड मिला? भाई, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें बोनज़ेड मिला। वाह, मुझे कितनी ईर्ष्या हो रही है, मुझे भी एक चाहिए। इसी समय किसी ने उसका चरित्र देखा। भाई, तुम एक योद्धा की भूमिका निभाते हो, तुम इस जादूगरनी का उपकरण इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, क्या तुम इसे बेचने वाले हो? शंकर ने मुड़कर कहा, मैं जिला 1 से हूँ। अगर मैं इसे बेचना भी चाहूँ तो क्या तुम इसे खरीद सकते हो? उसके पीछे खड़े कई लोगों ने सिर हिलाया। वे जिला 1 से नहीं थे और व्यापार नहीं कर सकते थे। वे केवल उसके हाथ में मौजूद बोनज़ेड से ईर्ष्या कर सकते थे। बिल्कुल नहीं भाई, तुम्हारी तो कोई समझ भी है। एक तेज नज़र वाले व्यक्ति ने अपने किरदार के हाथ में हथियार देख लिया। शंकर भी हंसा, बस शुभकामनाएं। तभी 30 साल का एक आदमी पास आया और बोला, भाई, मैं भी डिस्ट्रिक्ट 1 से हूँ। क्या तुम ये बोनज़ेड बेच रहे हो? शंकर ने सिर हिलाया। वह वैसे भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पिछले हफ्ते किसी ने नीलामी घर में ड्रैगन पैटर्न को 1 लाख सिल्लियों में रखा था, लेकिन बोनज़ेड की कीमत इससे कम तो बिल्कुल नहीं है। क्या मैं 13,000 की बोली लगा दूं? मैं अब पैसे जोड़ने के लिए बहुत आलसी हो गया हूँ। क्या मैं इसे सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दूं? उसकी बातें सुनकर शंकर दंग रह गया। कितना? उसने सोचा भी नहीं था कि कोई हथियार 10,000 से ज़्यादा में बिक सकता है। उसने ज़िंदगी में कभी इतने पैसे नहीं रखे थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत कम है? तो मैं 2,000 और जोड़ दूंगा। तुम क्या सोचते हो? शंकर ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और बार बार सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। लॉग इन करने के बाद उसे एहसास हुआ कि सामने वाला असल में लीडरबोर्ड पर 6ठे नंबर का जादूगर था, जो पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। पैसे पकड़े हुए शंकर ने स्वप्न जैसी स्थिति में लॉग ऑफ कर दिया। उसके कार्ड में अतिरिक्त 15,000 थे, जो उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। पता चला कि गेम खेलने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। उत्साहित होकर उसने तुरंत अपने फ़ोन पर वह कंप्यूटर खरीद लिया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। बचे हुए पैसों में से अपनी ज़रूरतों के अलावा उसने बाकी पैसे अपने परिवार को दे दिए। अगले दिन एक और ट्रेंडिंग टॉपिक सामने आया। 15,000 का एक गेम आइटम। ये तो वाकई बहुत ज़्यादा कीमत है। इसने पूरे गेमिंग समुदाय को तुरंत उत्तेजित कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह के गेम में हज़ारों की कीमत का आइटम हो सकता है। जैसे जैसे ये ट्रेंडिंग टॉपिक सामने आया, ऐसे खिलाड़ी भी जो इस तरह का गेम नहीं खेलते थे, लीजेंड ऑफ मीर पर ध्यान देने लगे। आखिरकार किसी भी गेम ने कभी किसी वस्तु को 10,000 युआन में बेचने की हिम्मत नहीं की थी। और तो और ये खिलाड़ियों के बीच का लेन देन था जिसका आधिकारिक कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। इस एक वस्तु के लिए 15,000, क्या ये वस्तु सोने की परत चढ़ी है? अगर ये दूसरे खेलों में होती तो इसे दशकों तक खेला जा सकता था, लेकिन इस खेल में तो ये सिर्फ एक वस्तु है। मैं ये खेल खेलता हूँ और वह वस्तु बहुत दुर्लभ है। पूरे सर्वर पर लाखों खिलाड़ियों में से केवल दर्जनों लोगों के पास ही यह वस्तु है। एक बार जब आपको यह वस्तु मिल जाती है तो आपकी प्रतिष्ठा पूरी हो जाती है।
कुछ समय के लिए पूरी पोस्ट टिप्पणियों से भर गई। कुछ ही घंटों में लाखों टिप्पणियां आ गईं। इससे अन्य खिलाड़ियों को भी लीजेंड देखने की इच्छा हुई, ये कहते हुए कि शायद उन्हें भी ऐसी वस्तु मिल जाए, और यदि मिल जाए तो क्या ये बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। वैसे भी ये गेम भी एक मुफ्त गेम था, बिना किसी लागत के। हालांकि इस मानसिकता के साथ खेलने वालों को निश्चित रूप से कोई फसल नहीं मिलती थी। अब शीर्ष खिलाड़ी भी जानते थे कि कौन सा बॉस 3 प्रमुख हथियार गिरा सकता है, और वे पहले से ही वहां पहुंच जाते थे ताकि रिफ्रेश का समय आने पर इंतजार कर सकें। प्रत्येक गिल्ड एक ही स्थान की रक्षा करता था, जिससे दूसरों के लिए कोई जगह नहीं बचती थी, और वे अधिक कठिन मानचित्रों तक भी नहीं पहुंच सकते थे। उत्कृष्ट कौशल वाले लोगों को छोड़कर आम लोग वास्तव में किसी बॉस से अकेले नहीं लड़ सकते थे, वे हमेशा टीम बनाकर खेलते थे। अगर बहुत शक्तिशाली लोग भी आएं तो भी वे जीत नहीं पाएंगे। इस तरह भले ही चरित्र स्तर और आक्रमण शक्ति में काफी अंतर हो, फिर भी लोगों के एक समूह का एक व्यक्ति से लड़ना बहुत आसान था। इसके अलावा ज्यादातर कुशल लोग आमतौर पर अखाड़े में जाते थे और आमतौर पर धमकाने के लिए लोगों की तलाश नहीं करते थे। इसलिए कम युद्ध शक्ति वाले खिलाड़ी उच्च युद्ध शक्ति वाले खिलाड़ियों के संपर्क में नहीं आते थे। उन्हें ये महसूस नहीं होता था कि वे कितने शक्तिशाली हैं, और उन्हें ये भी नहीं लगता था कि खेल का संतुलन बिगड़ गया है। और जो लोग लीजेंड खेलते हैं वे किसी गिल्ड में शामिल होना पसंद करेंगे। गिल्ड के साथ उनके पास एक समर्थक होता है, और वे आमतौर पर दैनिक कार्यों या राक्षसों को हराने के लिए टीम बनाते हैं। अगर उनका सामना उच्च युद्ध शक्ति वाले खिलाड़ियों से भी होता है तो वे पराजित नहीं होंगे और बिखरेंगे नहीं। अगर वे अच्छा सहयोग करते हैं तो उच्च युद्ध शक्ति वाले खिलाड़ी भी हार जाएंगे। आमतौर पर उच्च युद्ध शक्ति वाले खिलाड़ी दूसरों को यूं ही नहीं मारते। एक बार लाल नाम प्राप्त करने के बाद मारे जाने पर वे उपकरण गिरा सकते हैं। लाल नाम का ये तंत्र उच्च युद्ध शक्ति वाले खिलाड़ियों को झिझकने पर मजबूर कर देता है। हालांकि लाल नाम साफ करने के लिए औषधियां उपलब्ध थीं, लेकिन एक कूलडाउन भी था। एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें इसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले आधे घंटे इंतजार करना पड़ता था। इसलिए अब लीजेंड खेलने वाले लोग जब उन्हें कोई उच्च स्तरीय हथियार मिलता था तो ईर्ष्या करते थे, लेकिन युद्ध शक्ति में कोई कमी महसूस नहीं करते थे। वे स्वाभाविक रूप से इस हथियार के मूल्य को भी स्वीकार करते थे और इसे महंगा नहीं समझते थे। आखिरकार महंगे होने का एक कारण तो होता ही है। अगर आपको लगता है कि यह महंगा है तो मैं इसे खरीद लूंगा। फिलहाल यह अमूल्य है, लेकिन इसका कोई बाजार नहीं है। जब तक विक्की ने बाहर से खबर देखी तब तक 30 से 40 हज़ार सिल्लियों का फैसला हो चुका था। पिछले 2 हफ्तों से वह और रामू ग्रेजुएशन की तैयारियों में व्यस्त थे। अब वह और रामू सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन कर चुके थे और एक नई जगह पर जा बसे थे। नई जगह काफी अच्छी थी। रामू ने 300 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह में फैले एक ऑफिस बिल्डिंग की आधी मंजिल सीधे किराए पर ले ली थी। उसके अनुसार हालांकि अभी सिर्फ 2 ही लोग थे, बाद में उन्हें जरूर लोगों को काम पर रखना पड़ेगा, और उसे यह जगह भी बहुत छोटी लग रही थी। विक्की ने उसकी बात मान ली। खैर, जब उन्होंने पहली बार साथ काम करना शुरू किया था तो वे पहले ही 60/40 के मुनाफे पर सहमत हो चुके थे, जिसमें विक्की 60 और रामू 40 लेते थे। वह सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार था, खेल के बारे में हालांकि वह थोड़ा बहुत समझता था। ये सिर्फ ऊपरी तौर पर था और सारे फैसले लेने का अधिकार विक्की के पास था। बाकी चीजों के लिए वह उन्हें संभालता था। विक्की भी सहमत हो गया। आखिरकार उसके और रामू के बीच बहुत अच्छे संबंध थे और शुरुआती पूंजी भी उसी से आई थी। अब तक सारा पैसा रामू ही दे रहा था। आज तक कई करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके थे। मुनाफा नाकाफी था, खर्चे बहुत ज्यादा थे। नए दफ्तर में बैठे विक्की बहुत संतुष्ट था। पूरे कमरे में सिर्फ वे दोनों ही थे, इसलिए वह और रामू साथ बैठे। अब हमें क्या करना चाहिए? रामू ने पूछा। विक्की अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और बोला, लगभग 1 महीना हो गया है और अपडेट का समय आ गया है। कल क्रॉस सर्वर गिल्ड वॉर है और मैं कल सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच अपडेट करने की योजना बना रहा हूँ। इस बार मैं सीधे एक बड़ा वर्जन अपडेट लॉन्च करने की योजना बना रहा हूँ, जिसमें नए उपकरण और अन्य गेम प्ले शामिल होंगे। काफी समय से हमने कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं खोला है। मैं एक अकाउंट खोलने की योजना बना रहा हूं और फिर कोई भी घोषणा पहले आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट की जाएगी। रामू ने भी सिर हिलाया। ये वाकई जरूरी था। दूसरे गेम्स की प्री सेल अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन उनके आधिकारिक अकाउंट पहले ही रजिस्टर हो चुके थे। वैसे इस बार आप कौन सी अच्छी पेड चीजें लाने वाले हैं? विक्की ने अपना कंप्यूटर पास खींचा और रामू को समझाया। इसे मार्फा ट्रेजर बॉक्स कहते हैं। इससे कई तरह की चीजें खुल सकती हैं, जिनमें चीजें, उपकरण, सिल्लियां और सोने के सिक्के शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं। और इसे कैसे खोलना है ये खिलाड़ी की किस्मत पर निर्भर करता है। तो तुम इसे कैसे बेचोगे? 5 युआन प्रति पीस या 10 युआन प्रति पीस? विक्की ने सिर हिलाया। हम इसे कैसे बेचेंगे? खिलाड़ियों को तो असहजता होगी ही। तो मैं इन्हें सीधे राक्षसों पर लगाने की योजना बना रहा हूँ।
जब तक तुम राक्षसों को मारोगे इन्हें पाने का मौका मिलता रहेगा। क्या मैंने सही सुना? तुम इन्हें मुफ्त में दे रहे हो? रामू ने विक्की को आश्चर्य से देखा। हमने इस गेम इकोसिस्टम को बनाने में बहुत मेहनत की है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इन गेम करेंसी सिस्टम तुरंत ध्वस्त हो जाएगा, समझ रहे हो ना? ये कहते हुए रामू खड़ा हुआ और मेज पर जोर से पटक दिया। देखो, तुम फिर से बेचैन हो रहे हो। क्या मैं खेल के माहौल को तुमसे बेहतर नहीं जानता? मैंने अभी तक खेल खत्म नहीं किया है। देखो, मैं 5 तरह के बॉक्स, कुल 4 टियर और एक स्पेशल बॉक्स लाने की योजना बना रहा हूँ। निम्न से उच्च तक 4 रंगों के डिब्बे हैं, सफ़ेद, हरा, नीला और बैंगनी। खास तौर पर राख सफ़ेद डिब्बा, पन्ना हरा डिब्बा, आसमानी नीला डिब्बा और गहरा बैंगनी डिब्बा। जाहिर है, सबसे आसान तरीका राख सफ़ेद डिब्बा है, जिसमें कुछ सस्ते सामान और सोने के सिक्के भी हैं। पन्ना हरे डिब्बे के पास उपकरण होंगे। आसमानी नीले डिब्बे से थोड़ी मात्रा में सिल्लियाँ मिल सकती हैं और गहरा बैंगनी डिब्बा, इसमें उच्च स्तरीय उपकरणों को छोड़कर सब कुछ मिल सकता है। जाहिर है, मैं उच्च स्तरीय उपकरणों की गुणवत्ता बदलने की भी योजना बना रहा हूँ। आखिरी वाला विशेष डिब्बा है, जिसमें विशेष वस्तुएं होंगी। इन वस्तुओं से आक्रमण शक्ति बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अंदर क्या होगा? रामू ने पूछा। विक्की ने स्क्रीन स्वाइप की। बताओ, अगर तुम्हारे हाथ में कोई फैसला हो तो क्या ग्रुप फाइट के दौरान कोई उसे नोटिस करेगा? रामू ने सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रुप फाइट के दौरान हर कोई लोगों को देखता है, न कि आपके हाथ में कौन सा हथियार है इस पर। तभी विक्की ने कहा, क्या हो अगर आपके हाथ में जो हथियार है उससे किसी को मारते समय रोशनी की किरण निकले या आपके चलने पर चमक उठे? क्या आपको लगता है कि खिलाड़ियों को ये पसंद आएगा? बिल्कुल सही, रामू ने ताली बजाई। आजकल के गेम ग्राफिक्स में इतने शानदार इफेक्ट नहीं होते। अच्छे उपकरण मिलने के बाद जजमेंट जैसे बेहतरीन हथियारों को छोड़कर किसी को भी इसके बारे में तुरंत पता नहीं चलता। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता, जैसे जंगल में या मुख्य शहर में घूमना, तो ये तुरंत दूसरों को आकर्षित करता, दिखावा करने की इच्छा को पूरा करता। ये वाकई एक अच्छा विचार है। तो आप इसे कितने में बेचेंगे? हम इसे कैसे बेच सकते हैं? बेशक, इसे बॉक्स में रखा गया है। इसे बेचने से खिलाड़ियों का प्रदर्शन उल्टा हो जाएगा, विक्की ने कहा। ये भी मुफ्त है। आप इतनी अच्छी कमाई वाली चीज मुफ्त में दे रहे हैं। किसने कहा कि मैं इसे मुफ्त में दे रहा हूँ? बॉक्स तो मुफ्त है, लेकिन चाबी का क्या? विक्की थोड़ा मुस्कुराया। रामू रुक गया। सही कहा, इस मॉडल में आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलेगा, सब बेतरतीब है। खिलाड़ी अपनी किस्मत जरूर आजमाना चाहेंगे, लेकिन किस्मत तो एक छलावा है। दूसरों को अच्छी चीजें खोलते देखकर अगर उन्हें खुद कोई बॉक्स मिले तो वे भी अच्छी चीजें खोल सकते हैं। इस समय वे बॉक्स खोलने की कोशिश जरूर करेंगे। आप चाबी कितने में बेचने की योजना बना रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ज्यादातर खिलाड़ी औसतन प्रतिदिन कितने घंटे खेलते हैं? रामू ने एक पल सोचा। सप्ताह के दिनों में यह आमतौर पर लगभग 2 घंटे होता है। सप्ताहांत में ये 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। अगर वे ज्यादा खेलते हैं तो शायद 5 घंटे के आसपास। जितने समय वे दिन में गेम खेलते हैं उतने समय के लिए एक चाबी बेचने के बारे में क्या ख्याल है? 5 या 6 युआन। विक्की ने अपनी तर्जनी उंगली हिलाई। 3 युआन। अगर खिलाड़ी दूसरे गेम खेलने भी जाएं तो भी रोजाना 3 युआन ठीक हैं और हम एक चाबी से उसे वापस कमा सकते हैं। ये कीमत खिलाड़ियों को बिल्कुल स्वीकार्य है। अगर यह बहुत ज्यादा है तो भले ही उन्हें कुछ मिल जाए, खिलाड़ी शिकायत करेंगे। सबसे निचले स्तर का ऐश वाइट बॉक्स, जिसके अंदर सबसे कम कीमत की चीज है, 20 सिल्लियों से ज्यादा है, इसलिए खिलाड़ी असंतुलित महसूस नहीं करेंगे। इसके विपरीत, अगर वे चाबी से ज्यादा कीमत की कोई चीज खोलते हैं तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने बहुत बड़ा मुनाफा कमा लिया है। सुनने के बाद रामू ने चुपचाप विक्की को फिर से थम्स अप किया। शानदार। तो फिर इंतजार किस बात का? जल्दी से तैयारी करते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। खिलाड़ी कल बहुत ज्यादा टॉप अप करेंगे। शायद कल नहीं, मैं अपडेट के बाद एक चाबी देने की योजना बना रहा हूं और चाबियां सिल्लियों से भी खरीदी जा सकती हैं। रामू को फिर समझ नहीं आया कि विक्की ऐसा क्यों करना चाहता था। बक्से नीलामी घर में भी बेचे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं नीलामी घर में एक नीलामी अनुभाग खोलने की योजना बना रहा हूँ। रामू को जैसे कुछ सूझा और बोला, छीनना। रामू को अपडेट समझाने के बाद उसने एक खाता पंजीकृत किया। सोशल प्लेटफॉर्म पर कंपनी का एक खाता भी था, कंपनी आधिकारिक वीबो। और आधिकारिक वीबो खाता खेल के नीचे जोड़ा गया था, इसलिए जो कोई भी इसे देखने जाता था वह इसे तुरंत देख सकता था। पंजीकरण के बाद इस अपडेट की सामग्री आधिकारिक वीबो पर प्रकाशित की गई थी। ये पोस्ट केवल 10 मिनट के लिए बाहर थी और इसके पाठक पहले ही 100,000 से अधिक हो चुके थे। लोग इस अपडेट का बेसब्री से इंतजार करते हुए संदेश छोड़ रहे थे, बक्से खोलना चाहते थे। पलक झपकते ही यह अपडेट भी पूरा हो गया।
6:01 पर खिलाड़ियों की संख्या एक सीधी रेखा में 0 से 1 मिलियन हो गई और 1 मिनट बाद यह एक और मिलियन बढ़ गई। 1 घंटे बाद ये पहले ही 3 मिलियन को तोड़ चुका था। ये जानना चाहिए कि यह शनिवार को सुबह 6 बजे था, जब सामान्य लोग सो रहे होते हैं, लेकिन किंवदंती में ऐसा लग रहा था कि लोग अभी भी काम कर रहे थे और आधिकारिक वीबो के नीचे विक्की ने एक खास विषय भी रखा था जो इस अपडेट के लिए तैयार किया गया था। जल्द ही किसी ने यहाँ पोस्ट किया, देखो मैं अंदर गया और कुछ छोटे राक्षसों को मार डाला और मुझे एक हरा भरा डिब्बा मिला जिसमें असल में 3000 सोने के सिक्के थे। इन 3000 सोने के सिक्कों को जमा करने में मुझे कई दिन लग सकते हैं। बहुत बड़ा मुनाफा। घृणा से भरा भाव। ऊपर क्या है? मेरे हरे भरे डिब्बे से एक भाग्यशाली हार गिरा है। साथ ही मेरे पास एक भाग्यशाली ब्रेसलेट है। अगर मैं इसे किसी भाग्यशाली 6 हथियार के साथ जोड़ दूं तो वह भाग्यशाली 9 हो जाएगा। मुझसे कौन लड़ सकता है? नहीं, यहाँ पोस्ट करने की हिम्मत किसकी है? देखो, एक लाल रंग का डिब्बा, एक शॉट लेवल 30 का उपकरण। ऊपर ये कैसा कचरा है? आह, तुम लोगों को इतनी अच्छी चीजें कैसे मिल सकती हैं? मेरे पास आशीर्वाद तेल की सिर्फ 3 बोतलें क्यों हैं? मैं हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। अगर ये बस कम से कम है तो यहाँ पोस्ट मत करो। कुछ समय के लिए यहाँ बड़ी संख्या में खिलाड़ी अपनी खुली हुई चीज़ों को पोस्ट कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ियों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इस बीच चेन हुई के लाइव प्रसारण कक्ष में उन्होंने भी एक लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। आज सुबह के लाइव प्रसारण के लिए उन्होंने कल अपना प्रसारण जल्दी समाप्त कर दिया था। उन्होंने आज पूरे दिन प्रसारण करने की योजना बनाई थी। अपडेट के बाद उन्होंने तुरंत अपडेट की घोषणा पड़ी। ग्रे बॉक्स दिखने की संभावना 10%, वर्डेंट बॉक्स 5%, स्काई ब्लू बॉक्स 2%, क्रिम्सन बॉक्स 0.5%, रहस्यमय बॉक्स 0.05%। संभावना अधिक नहीं है, खासकर इस रहस्यमय बॉक्स के लिए केवल 0.05% संभावना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई एक दिन में डिस्ट्रिक्ट 1 में आ जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि निर्णय की दर कितनी कम हो गई है। आधा महीना हो गया है, मुझे अभी तक निर्णय क्यों नहीं मिला? चेन हुई भी बेबस था। पिछले कुछ दिनों से वह बॉस की खेती कर रहा था, लेकिन जजमेंट अभी तक नहीं गिरा था। ये लगभग उसका जुनून बनता जा रहा था। अब पूरे सब में 41 जजमेंट हो चुके थे और उनके डिस्ट्रिक्ट 1 में अब 3 थे। लेकिन लाखों खिलाड़ियों के लिए ये बस एक बूंद थी, महत्वहीन, जिसने 3 प्रमुख हथियारों की दुर्लभता को भी साबित कर दिया। ओह, रेत शहर की घेराबंदी के बाद इस अपडेट का क्या मतलब है? उसने देखा कि सबसे नीचे एक छोटा सा अपडेट था जो आधी रात को समय पर अपडेट होगा। उस समय अपडेट सब को नहीं रोकेगा, जिससे चेन हुई बहुत उलझन में पड़ गया। अपडेट एक साथ पूरा क्यों नहीं हुआ? इसे 2 हिस्सों में क्यों बांटा गया? हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बॉस की खेती करने लगा। यह अपडेट उसके लिए एक मौका भी था, क्योंकि खिलाड़ियों को मार्फा बॉक्स गिराने की अनुमति देने के लिए अधिकारी ने सभी राक्षसों का रिफ्रेश समय आधा कर दिया था। अभी भी 24 घंटे बाकी थे, जिसका मतलब था कि अब जिन जगहों पर वे कब्जा कर रहे थे वहां और भी राक्षस पैदा होंगे। हालांकि अपडेट यहीं तक सीमित नहीं था, एक नया नक्शा भी जोड़ा गया था, लेकिन उसमें केवल 32वें स्तर से ऊपर के खिलाड़ी ही प्रवेश कर सकते थे। पहले से 30वें स्तर तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था, वहां पहुंचने में लगभग एक हफ्ते का खेल लगता। लेकिन 30वें स्तर के बाद अनुभव अंक तेजी से बढ़ते गए। अगर कोई एक दिन भी बिना रुके खेले तो भी जिला 1 का सबसे ऊंचा स्तर वाला व्यक्ति केवल 34वें स्तर का ही होता। 3 हफ्ते बीत चुके थे और वह केवल 4 स्तर ही ऊपर चढ़ा था। लेकिन इस बार ये 40वें स्तर तक खुला था। कोई सोच सकता था कोई 40वें स्तर तक कब पहुंचेगा, ये पता नहीं था। और यह नया खुला नक्शा शायद एक अच्छी जगह हो, फैसला सुनाने के लिए एक अच्छी जगह। वह उस जगह पहुंच गया जहां उनका गिल्ड था। इस समय गिल्ड के आधे सदस्य ऑनलाइन थे। 10 मिनट से ज्यादा की लड़ाई के बाद उन्होंने आखिरकार बॉस को मार गिराया। वहां एक प्रकाश स्तंभ है, चेन हुई ने आश्चर्य से कहा। लेकिन जब उसने प्रकाश स्तंभ देखा तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। ये रहस्यमयी बक्सा क्यों है? ये न्याय क्यों नहीं है? दूसरे हथियार भी तो ठीक होंगे। लाइव प्रसारण कक्ष में बुलेट कमेंट्री में भी यही लिखा था, इसे बचा कर रखो, न्याय के बारे में मत सोचो। अगर ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो ये सचमुच है ही नहीं। ये भी बुरा नहीं है। एक रहस्यमयी बक्सा। अपडेट हुए कितना समय हो गया है? स्ट्रीमर को ही सबसे पहले यह मिलेगा। हो सकता है कि अंदर कोई बड़ा इनाम हो। चेन हुई ने बक्सा उठाया और चाबी से उसे खोला। एक रोशनी की किरण चमकी। उन्नत हथियार चमक नीला, एक उन्नत हथियार चमक। यह क्या है? चेन हुई ने बाहर आई वस्तु को भी उलझन भरे भाव से देखा। आधिकारिक घोषणा में यह नहीं बताया गया था कि यह क्या है, नहीं यह बताया गया था कि रहस्यमयी डिब्बे से क्या गिरेगा। खिलाड़ियों को इसे खुद खोलना था। इसे अपने बैकपैक में रखने और जांचने के बाद एक उपकरण का विकल्प दिखाई दिया।
क्या इसे किसी हथियार पर लगाया जा सकता है? चेन हुई ने एक पल सोचा, फिर उसने उसे लगाया और हथियार कुछ खास नहीं था, बस हल्का नीला रंग था। अगर कोई गौर से देखे तो सचमुच कुछ पता नहीं चल सकता। ये बहुत घटिया है ना? एक रहस्यमयी डिब्बे से सिर्फ यही गिरता है। चेन हुई ने हैरानी से कहा। रहस्यमयी डिब्बे के गिरने की दर बहुत कम थी और उससे सिर्फ इसी तरह की चीजें गिरती थीं। कुछ वस्तुएं देना ज्यादा व्यावहारिक होगा। इसी समय उसने एक कदम बढ़ाया और उसके हाथ में हथियार हिल गया और उसके बाद एक नीली प्रतिबिंब चमकती हुई दिखाई दी। मैंने अभी क्या देखा? चेन हुई ने आश्चर्य से कहा। उसने कुछ कदम उठाए और हर कदम के साथ एक नीली प्रतिबिंब दिखाई दी। हे भगवान, तो ऐसा ही है! चेन हुई चिल्लाया। फिर उसने अपने बगल में खड़े एक छोटे से राक्षस पर वार किया और इस बार एक और भी ज्यादा चमकदार प्रतिबिंब प्रकट हुआ। भाइयों, ये तो कमाल है! चेन हुई ने उत्साह से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस रहस्यमयी डिब्बे में इतनी अच्छी चीज होगी। अब से मैं इस गली का सबसे कूल इंसान हूँ। ये सुनकर लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत टिप्पणी की और कहा कि यह बहुत ही शानदार है। बिना किसी विशेष प्रभाव वाले खेल में ऐसा प्रकाश प्रभाव पहली बार दिखाई दिया था। वह नीला प्रतिबिंब बस दिखावे का एक जरिया था। स्ट्रीमर, क्या तुम यह एडवांस्ड वेपन शाइन बेच रहे हो? मैंने अभी देखा कि इसका व्यापार किया जा सकता है। चेन हुई ने इसे देखकर झट से अपना सिर हिला दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्ट्रीमर होने के नाते इस तरह की चीज उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। बेचना नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगा। मैं दर्जनों और चाबियां खरीदूंगा और बक्से बनाने जाऊंगा। चेन हुई ने अपने हथियार पर चमकती हुई चमक देखी। इतनी शानदार चीज को असल में एक डिब्बे में रखा जा सकता था, यानी खिलाड़ियों को मुफ्त में दिया जा सकता था। इसे खरीदने का कोई जरिया नहीं था, नहीं, यह सिर्फ कुछ खिलाड़ियों के समूह के लिए ही था। नामात्र के लिए सभी खिलाड़ी इसे हासिल कर सकते थे। कंपनी वाकई बहुत उदार थी। उसे अभी तक कोई फैसला नहीं मिला था, लेकिन अब लग रहा था कि इस हथियार की चमक भी काफी अच्छी है। वह इसे आजमाने और दूसरों को चौंकाने के लिए अखाड़े में जाने के लिए तैयार था। अखाड़े में पहुंचने पर उसने पाया कि पीक शोडाउन शुरू हो चुका था। तभी उसे याद आया कि इस अपडेट ने पीक शोडाउन को पहले ही सक्रिय कर दिया था। चूंकि सिर्फ गोल्ड टियर के खिलाड़ी ही इसमें प्रवेश कर सकते थे, इसलिए गोल्ड टियर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। अब भी वह रोजाना कम से कम 2 घंटे अखाड़े में बिताता था, लेकिन वह सिर्फ गोल्ड टियर 2 पर था, और वह भी कल की अच्छी किस्मत की बदौलत। पीक शोडाउन के लिए पूरे 100 से प्रतिद्वंदियों का मिलान किया गया था, न कि सिर्फ एक जिले से। चूंकि अधिकारी ने पीक शोडाउन शुरू कर दिया है, गोल्ड टियर में पर्याप्त खिलाड़ी जरूर होंगे। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट 1 में 100 से ज्यादा गोल्ड टियर खिलाड़ी थे। वह उनमें से हर एक से भिड़ चुका था और उनकी खेलशैली से वाकिफ था, लेकिन उसे चिंता थी कि दूसरे 100 के खिलाड़ियों के सामने उसका क्या नतीजा होगा। फिर वह पीक शोडाउन में दाखिल हुआ। वहां पहुंचने पर उसने पाया कि उसका टियर रीसेट कर दिया गया था। परिचय पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि यहाँ कैसे काम होता है। यहाँ कोई ब्रॉन्ज या सिल्वर टियर नहीं थे, सिर्फ पीक XX टियर था। टियर 1 से शुरू करके हर टियर के लिए 100 अंक जरूरी थे। लीड बोर्ड पर मौजूदा नंबर 1 पहले ही टियर 2 में पहुंच चुका था। डिस्ट्रिक्ट 1 का कोई भी खिलाड़ी टॉप 10 में नहीं था। इतने कम समय में वे पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुके थे, इसलिए दूसरे जिलों के खिलाड़ियों को कम नहीं आंका जाना चाहिए। फिर उसने अपने स्ट्रीमर दर्शकों से कहा, भाइयों देखो, मैं आज सीधे पहले स्थान पर पहुंच जाता हूं और डिस्ट्रिक्ट 1 का नाम लीड बोर्ड में सबसे ऊपर रख देता हूं। उसके बोलते ही बुलेट कमेंट्स की बाढ़ आ गई। तुम अब भी नंबर 1 बनना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे 37वें जिले का कोई मास्टर नहीं है? सपने देखो, हमारा 8वां जिला अभी नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 ही रहेगा, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। जाओ स्ट्रीमर, हमारे पहले जिले की प्रतिष्ठा बनाए रखो, बाकी सबको हरा दो। उसके शब्दों ने बुलेट कमेंट्स में खलबली मचा दी। दूसरे जिलों के लोग नाराज हो गए, उन्हें लगा कि उसके लिए यह नामुमकिन है। चेन हुई ने तुरंत मैचिंग इंटरफेस पर क्लिक किया। अंदर जाकर उसने पाया कि उसके सारे उपकरण कॉमन गियर बन गए थे और उसका लेवल भी 30 पर पहुंच गया था। मेरा सामान कहाँ है? चेन हुई को आश्चर्य हुआ, लेकिन ये देखकर कि उसका प्रतिद्वंद्वी भी उसी स्थिति में था, वह लगभग समझ गया। ये सबको एक ही खेल के मैदान में लाना था, जहां पूरी बात कौशल पर आधारित थी। ऐसे में उसे किस बात का डर था? उसे अपने कौशल पर पूरा भरोसा था, वरना वह गिल्ड का वाइस गिल्ड लीडर नहीं होता। फिलहाल लीजेंड में कुल 6 कौशल हैं और यहाँ सभी कौशल खुले हैं, सभी मिलान किए गए बिल्कुल एक जैसे हैं, बिना किसी अंतर के। उसने पहला राउंड आसानी से जीत लिया। प्रतिद्वंद्वी की ताकत ज्यादा नहीं थी। उसने प्रतिद्वंद्वी को मार गिराया और फिर भी उसका स्वास्थ्य आधा ही बचा था। उसने लगातार 7-8 लोगों को आसानी से हरा दिया। आत्मसंतुष्ट होकर चेन हुई ने कैमरे से कहा, मास्टर कहाँ हैं? जब उसका अगले व्यक्ति से मिलान हुआ तो इस बार वह बुरी तरह हार गया। हालांकि उसने अंततः प्रतिद्वंद्वी के स्वास्थ्य का 3/4 हिस्सा ही नष्ट किया, फिर भी वह हार गया। वह शुरू से अंत तक पूरी तरह से पराजित था।
हाँ, स्ट्रीमर अब और घमंडी नहीं रह सकता। दूसरों को कम आंकने की सज़ा तुम्हें ही मिलेगी। तुम हमारे 69 जिले के नंबर 1 को कैसे हरा सकते हो? आइस फैन को आने दो, उसके पास मौका हो सकता है। चेन हुई को अब एहसास हुआ कि इस खेल में कई उस्ताद हैं, जिससे उसका अभी सामना हुआ था वह उनमें से एक था, चकमा देने वाले पैंतरेबाजों से भरा हुआ, और उसके अपने कौशल कई बार चूक गए। नहीं, मुझे फिर से अभ्यास करने की ज़रूरत है, यहाँ के सभी लोग बहुत मजबूत हैं। चेन हुई ने इस तथ्य को स्वीकार किया और अपने कौशल को निखारने का फैसला किया। वह आज रात सैंड सिटी की क्रॉस सड़क घेराबंदी की तैयारी कर रहा था। सैंड सिटी की इस क्रॉस सड़क घेराबंदी की विस्तृत घोषणा भी जारी कर दी गई थी। 3 जिले सबक के लिए एक साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। सबक का नक्शा भी पहले ही जारी कर दिया गया था, जो जिले के सबक के पिछले नक्शों से कई गुना बड़ा था। इस बार गेम प्ले भी पहले से अलग था, पहले केवल एक ही शाही महल था। हालांकि सैंड सिटी की क्रॉस सड़क घेराबंदी में 3 जगहें थीं जिन पर हमला किया जा सकता था। इसका मतलब था कि सबसे बड़े शाही महल के अलावा 2 और जगहें होंगी जिन पर हमला किया जा सकता है, और इस समय यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हर गिल्ड क्या चुनता है। शाही महल पर कब्जा करने की कोशिश करें या बाकी 2 जगहों पर जाएं। गौरतलब है कि जिस भी जिले का गिल्ड शाही महल पर कब्जा करेगा, उस पूरे जिले के सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद एक यादृच्छिक बोनस मिलेगा। इस शर्त के कारण कई गिल्ड शाही महल के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। हालांकि इस बार भागीदारी की शर्तें हर जिले से शीर्ष 10 गिल्ड थीं, और प्रत्येक गिल्ड में केवल 500 सदस्य ही भाग ले सकते थे। इसका मतलब था रेत शहर की घेराबंदी में भाग लेने के लिए लोगों का चयन करना। चेन हुई इस बात को समझ गया। 3 जिले, हर जिले से 10 गिल्ड, और हर गिल्ड में 500 लोग, यानी 15,000 लोग भाग लेंगे। अगर कोई प्रतिबंध न होता और सभी गिल्ड शामिल होते तो कोई भी खेल नहीं पाता, इससे सब सीधे क्रैश हो जाता। 15,000 लोगों के एक साथ ऑनलाइन होने से दबाव उतना ज्यादा नहीं होता। जैसे ही वह राक्षसों को पीसने वाला था, गिल्ड लीडर ने उसे आज रात रेत शहर की क्रॉस सड़क घेराबंदी पर चर्चा करने के लिए एक संदेश भेजा। चूंकि इसमें पूरा जिला शामिल था, इसलिए रेत शहर की इस घेराबंदी के लिए शाही महल पर कब्जा करने के लिए पूरे जिले के सभी गिल्डों को एकजुट होना जरूरी था। ये सुनने और अपने प्रशंसकों को बताने के बाद वह कुछ समय के लिए ऑफलाइन जाने के लिए तैयार हो गया। यह उनके गिल्ड और उनके जिले के लिए एक गुप्त समझौता था। स्ट्रीमर के प्रशंसकों में निश्चित रूप से जिला 2 और जिला 3 के लोग थे। एक बार लीक हो जाने पर सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। दूसरे गिल्ड के गिल्ड लीडर के नेतृत्व में जिला 1 के शीर्ष 10 गिल्डों के गिल्ड लीडर और वाइस गिल्ड लीडर एक चैनल में थे। आज रात कैसे आगे बढ़ना है, इस पर चर्चा कर रहे थे। जिला 1 के रूप में खेल में खिलाड़ियों के पहले बैच के रूप में उन्हें सैंड सिटी के इस पहले क्रॉस सड़क घेराबंदी में अपने जिला 1 की ताकत का प्रदर्शन करना था। इसलिए इस इंपीरियल पैलेस को उनके द्वारा लिया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी गिल्ड ने प्राप्त किया हो। इस समय उन्हें गिल्डों के बीच सामान्य शिकायतों को अलग रखना था। बाद में उन्होंने चर्चा की और निर्णय लिया कि गिल्ड 4 से 10 कवर के लिए जिम्मेदार होंगे, इंपीरियल पैलेस की ओर सीधे आगे बढ़ेंगे, जो उनके कवर की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करेगा। तीसरा गिल्ड और दूसरा गिल्ड दूसरी लहर होंगे, जिसमें पहला गिल्ड इंपीरियल पैलेस पर कब्जा करने वाली मुख्य ताकत के रूप में होगा। हालांकि इस बार उन्हें सबक का नक्शा मिल गया था, लेकिन वह सिर्फ एक सामान्य रूपरेखा थी, विस्तृत नक्शा नहीं। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है। इस बार शाही महल बहुत बड़ा था। अगर वह हमेशा की तरह सबक जैसा होता तो वे सीधे अंदर घुस सकते थे, लेकिन अब उन्हें चिंता थी कि यह वैसा नहीं होगा। 1 घंटे बाद आज रात की कार्रवाई की योजना पर पूरी तरह से चर्चा हो चुकी थी। अब बस इंतजार करना बाकी था। जैसे जैसे 7 बजने वाले थे, विक्की और रामू ने स्क्रीन पर डेटा देखा। बूढ़े जू, ये 5 मिलियन है। रामू डेटा देखकर चिल्लाया। पंजीकृत लीजेंड खातों की संख्या पहले ही 8 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, और वर्तमान ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या 5 मिलियन तक पहुंच गई थी, जो पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के मुकाबले ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं का आश्चर्यजनक 0.6 अनुपात है। ज्यादातर गेम 0.5 तक भी नहीं पहुंचते, लेकिन लीजेंड पहले ही 0.6 तक पहुंच चुका था, जो गेमिंग इतिहास में बेहद दुर्लभ है। इसमें केवल खातों की गिनती होती है, व्यक्तिगत खिलाड़ियों की नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति कई खाते पंजीकृत कर सकता है। देखते रहो, जैसे जैसे ये करीब आएगा, ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये 6 मिलियन तक भी पहुंच सकता है। आज के संस्करण अपडेट ने एक बार फिर खिलाड़ियों के जोश को जगा दिया। हालांकि जिस चीज का उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार था, वह थी सैंड सिटी की क्रॉस सड़क घेराबंदी। जैसे जैसे 8 बजने वाले थे, ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। 7:30 बजे तक ये संख्या 6 मिलियन तक पहुंच गई थी। चूंकि रेत शहर की घेराबंदी के लिए 10 मिनट की तैयारी का समय था, इसलिए भाग लेने वाले खिलाड़ी इस समय तक लॉग इन कर चुके थे। जिला 1 में रेत शहर की इस घेराबंदी के सभी प्रतिभागी इकट्ठा हुए और आयोजन शुरू होने का इंतजार करने लगे। इन चंद मिनटों ने लोगों को उत्सुकता से पसीने से तरबतर कर दिया।
इस बार उनके प्रतिद्वंद्वी न केवल उनके अपने जिले से थे बल्कि 2 अन्य जिलों से भी थे। उन्होंने इन दोनों जिलों के खिलाड़ियों का पहले कभी सामना नहीं किया था और न ही उनके कौशल स्तर को जानते थे। हालांकि इस गिल्ड युद्ध में भाग लेने वाले गिल्ड नेताओं ने तुरंत अन्य 2 जिलों के खिलाड़ियों के कौशल स्तरों की जांच कर ली थी। आखिरकार खुद को और अपने दुश्मन को जानना ही सबसे अच्छा तरीका है। इस समय पूरे गिल्ड वॉइस चैट के अंदर कई गिल्ड नेता रणनीतियां बना रहे थे। वे जिला 2 और जिला 3 के खिलाड़ियों के बारे में पहले ही जान चुके थे और कुल मिलाकर वे उनसे बहुत अलग नहीं थे। जिला 1 के अधिकांश खिलाड़ियों ने पहले दिन खेलना शुरू किया था जब लीजेंड बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, इसलिए खिलाड़ी मिश्रित थे जिनमें शीर्ष स्तर के लड़ाके और कई पीवीई खिलाड़ी शामिल थे। इसलिए जिला 1, जिला 2 और जिला 3 के बीच मुकाबला बराबरी के प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक युद्ध था। आयोजन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। बड़ी संख्या में लोग आयोजन में शामिल हुए और सैंड सिटी के क्रॉस सवसीज मानचित्र पर पहुंचे। चेन हुई ने उस मानचित्र को देखा जिस पर वे पहुंचे थे। फिर उसने पूरे आयोजन मानचित्र का विस्तृत लेआउट देखने के लिए मानचित्र पर क्लिक किया। उसे खोलने के बाद उसने महसूस किया कि यह उसकी कल्पना से भी बड़ा था, एक बड़े राक्षस जनित मानचित्र से भी कहीं बड़ा। कुल 5 पुनरुत्थान बिंदु थे और वे अलग अलग जगहों पर बंटे हुए थे। कुछ शाही महल के पास थे, कुछ दूर, और उसका वर्तमान पुनरुत्थान बिंदु बीच में था। इसका मतलब था कि पूरे जिले 1 की आबादी बराबर बिखरी हुई थी। इससे चीजें मुश्किल हो गईं। पूर्व नियोजित रणनीति अब बेकार थी। 10 संघों के सदस्य आपस में मिल गए थे और पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे। 15,000 लोग, यानी हर पुनरुत्थान बिंदु पर 3,000 लोग थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ेगी। शुक्र है वे अभी भी जिले के अंदर की वॉइस चैट से जुड़ सकते थे, वरना उन्हें समझ नहीं आता कि इसे कैसे संभालना है। चेन हुई ने संपर्क किया और तुरंत पूछा, इस समय हम केवल अपनी रणनीति बदल सकते हैं। जो पास हैं उन्हें पहले अंदर जाना चाहिए, फिर हम बाकी के बारे में देखेंगे। इस समय शंकर ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि 10 में से 1 से भी कम लोग शाही महल में पहुंच पाएंगे। चूंकि बाकी 2 जिलों के खिलाड़ी भी हैं, मेरा सुझाव है कि हम उन्हें पहले अंदर जाने दें और हमें इसका फायदा होगा। चलो ऐसा करते हैं, पहले इकट्ठा होते हैं और फिर अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं। बाकी लोगों ने भी जवाब दिया, इस बात पर सहमत होते हुए कि यह एक अच्छा विचार है, वरना जल्दी जल्दी अंदर जाने के बाद ज्यादा लोग नहीं बचते। तो चलो आइस फैंग की विधि अपनाते हैं। हम सब पहले इस बिंदु पर जाएंगे। पहले गिल्ड के नेता ने एक बिंदु चिन्हित किया। हम एक कदम धीरे चलेंगे और 1 मिनट बीतने के बाद ही बाहर जाएंगे। अब 8 बज चुके थे और पुनरुत्थान क्षेत्र में प्रतिबंध हटा दिए गए थे। जिला 1 के खिलाड़ियों ने वही तरीका अपनाया जिसकी उन्होंने अभी चर्चा की थी। प्रतिबंध हटने के बाद वे आगे नहीं बढ़े। इस बीच उनके आसपास के दूसरे जिलों के खिलाड़ी इंपीरियल पैलेस की ओर दौड़ पड़े और दौड़ते हुए दूसरे जिलों के खिलाड़ियों से भिड़ गए। 1 मिनट बाद वे आगे बढ़ने लगे और निर्णायक रूप से एक स्थान पर इकट्ठा हो गए। जिला 1 के गिल्ड नेता ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने माइक्रोफोन में कहा, सब लोग मेरी आज्ञा सुनो। पिछली योजना के अनुसार अपनी अपनी जगह ले लो। योद्धा आगे खड़े होते हैं, जादूगर और ताओवादी पीछे खड़े होते हैं, फिर 2 समूहों में बंट जाते हैं। आगे के लोग ज्यादा ताकतवर होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सबसे ऊपर के हों। पीछे वाले पीछे की रक्षा करेंगे और बीच वाले हमारे जिले के सबसे ताकतवर योद्धा हैं। बस उन्हें शाही महल में ले जाओ। एक बार जब वे अंदर पहुंच जाएंगे तो बाकी लोग शाही महल के प्रवेश द्वार की रखवाली करेंगे। तुम जितने को मार सको मार डालो और जिन्हें नहीं मार सकते कम से कम उनकी सेहत आधी कर दो ताकि अंदर वालों पर दबाव कम हो जाए। रहस्यों की देखरेख ने संक्षेप में निर्देश दिए और फिर जैसा कहा गया था वैसा ही आगे बढ़े। इस समय अन्य 2 जिलों के खिलाड़ी भी शाही महल में घुस आए और लोग लगातार मारे जा रहे थे। पुनरुत्थान क्षेत्र में हमेशा लोग पुनर्जीवित होते रहते थे। रेतनगर की यह घेराबंदी 1 घंटे लंबी थी, यानी अगर वे शाही महल पर कब्जा भी कर लेते तो उन्हें उसकी रक्षा करनी ही पड़ती। चेन हुई ने टीम के बीच में खड़े होकर अपने हाथ मले। वह बीच वाले समूह में था। भाइयों, रेतनगर की इस घेराबंदी में जिला 1 जरूर सबक पर कब्जा कर लेगा। जिला 1 कैसे पीछे रह सकता है। जल्द ही जिला 1 के खिलाड़ी शाही महल पहुंच गए और रास्ते में जो भी मिला उसे आसानी से खत्म कर दिया। आखिरकार 5,000 लोगों के साथ कुछ 100 लोगों से मुठभेड़ भी उन्हें तुरंत ही धूल चटा देगी। अब जब उन्होंने अपनी टुकड़ी बना ली थी तो अगर उनके विरोधी प्रतिक्रिया भी करते तो भी वह व्यर्थ होती। आक्रमण करो, ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने आवाज में जोर से चिल्लाया। बाकी लोग पहरा देने के लिए बाहर ही रहे। जब वे अंदर गए तो उन्हें पता चला कि शाही महल में असल में 1 नहीं बल्कि 3 प्रवेश द्वार थे। यह एक और गलती थी और जैसे उन्होंने पहली बार प्रवेश किया था, यह एक बेतरतीब टेलीपोर्ट था। इसके अलावा यह एक असली शाही महल था, न कि कोई बड़ा खाली नक्शा। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने तुरंत बाहर के लोगों से संपर्क किया। बुरी खबर, जानकारी गायब है।
शाही महल में 3 प्रवेश द्वार हैं, हमने गलत अनुमान लगाया। जल्दी से लोगों से पता लगवाओ कि बाकी 2 प्रवेश द्वार कहाँ हैं। चूंकि बड़े नक्शे में सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार दिख रहा था, बाकी 2 बिल्कुल भी चिन्हित नहीं थे। अब प्रवेश पर बेतरतीब टेलीपोर्ट के साथ उनका गठन एक बार फिर बिखर गया। उनका ये समूह 1000 से ज्यादा लोग अब पूरी तरह से बिखर गया था। और शाही महल के अंदर का नक्शा एक असली शाही महल था, जिसमें दर्जनों कमरे और गलियारे थे, जिससे गठन बनाए रखना असंभव था। शंकर ने फिर आवाज के जरिए कहा, सब बिखरे हुए हैं और यहाँ बहुत भीड़ है। हम अपना गठन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों न हो, सब लोग कई छोटी छोटी टीमों में बंट जाएं, हर टीम में लगभग 200 से 300 लोग। तभी हम स्थिरता बनाए रख सकते हैं, वरना यह एक अराजक लड़ाई होगी। पहले झंडा ढूंढो। झंडा कहाँ है? चेन हुई ने भी कहा। हालांकि अंदर पहले ही अफरा तफरी मच चुकी थी। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि बाकी 2 जिलों के खिलाड़ी पहले से ही लड़ रहे थे। जमीन की बनावट की वजह से जमीन जादूगरों द्वारा लगाई गई आग से ढकी हुई थी और दर्जनों लोगों के छोटे छोटे समूह आपस में भिड़ रहे थे। उनके पास बेमन से आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऑफिस के अंदर विक्की ने थोड़ी देर इधर उधर देखा। उसने समय देखा, ठीक 10 मिनट बीत चुके थे और फिर उसने कन्फर्म पर क्लिक किया। बूढ़े जू, क्या कर रहे हो? विक्की ने कीबोर्ड से हाथ हटा लिए। ये क्रॉस सर्वर सीज ऑफ द सैंड सिटी है। यहाँ तक कि पीवीई खिलाड़ी भी इस समय अपने गिल्ड की सीज ऑफ द सैंड सिटी की स्थिति पर ध्यान देंगे। लेकिन अभी वे सभी इवेंट मैप के अंदर हैं। सीज ऑफ द सैंड सिटी में भाग लेने वाले कुछ स्ट्रीमर्स जो विशिष्ट स्थिति देख सकते हैं के अलावा बाकी सभी पूरी तरह से अंधेरे में हैं। तो मैंने अभी कुछ सेटअप किया है। गेमिंग प्लेटफॉर्म पर हमारे गेम के नीचे सीज ऑफ द सैंड सिटी की स्थिति दिखाने वाली एक रियल टाइम लाइव प्रसारण छवि होगी। इस तरह खिलाड़ियों के पास लाइव प्रसारण देखने और अपने जिले के गिल्ड का उत्साह बढ़ाने के लिए एक जगह होगी। बिल्कुल, सैंड सिटी की इस क्रॉस सर्वर घेराबंदी में जो गिल्ड शाही महल पर कब्जा करेगा वह पूरे जिले को कुछ बोनस लाभ देगा। इस वजह से ज्यादातर खिलाड़ी सैंड सिटी की इस घेराबंदी पर ध्यान देंगे, रामू ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर आप खिलाड़ियों को कैसे सूचित करेंगे? शायद उन्हें अभी पता नहीं है। ज्यादातर खिलाड़ी शायद अभी स्ट्रीमर की तलाश में हैं। जरूर, पूरे सर्वर पर एक घोषणा, विक्की ने जवाब दिया। फिर उसने क्लिक किया। अब हर ऑनलाइन खिलाड़ी को ये पॉपअप सूचना मिलेगी और उसने इस बारे में आधिकारिक ब्लॉग पर भी पोस्ट किया था। चेन हुई ने अपने सामने स्क्रीन पर देखा और आह भरी। मैंने यह वेपन ग्लो क्यों लगाया? क्या ये सिर्फ खुद को निशाना नहीं बना रहा? ये तीसरी बार था जब वह मारा गया था। कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा एक बार मारे गए थे और कुछ तो मारे ही नहीं गए थे। ये सब इसलिए था क्योंकि उसने वेपन ग्लो लगाया था। हर बार जब वह वार करता था तो हर कोई नीली रोशनी का असर देख सकता था। चूंकि वह एक योद्धा था जो सबसे आगे खड़ा था, इसलिए लोग स्वाभाविक रूप से उस पर हमला करने आए। इससे वह बहुत दुखी हुआ। ये सचमुच असहनीय था। इसके अलावा वे अभी भी रेत नगरी की घेराबंदी के चरण में थे, इसलिए कुछ भी बदला नहीं जा सकता था और वह अब इसे हटा नहीं सकता था। पूरे नक्शे में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास हथियार की चमक थी, जिसका अर्थ था कि पूरे नक्शे में केवल नीली चमक दिखाई दे रही थी। अन्य लोगों के विशेष प्रभाव भी स्पष्ट नहीं थे। लाइव प्रसारण कक्ष में बड़ी संख्या में खिलाड़ी चेन हुई का मजाक उड़ा रहे थे, उसे दिखावटी कह रहे थे। पुनर्जीवित होने के बाद चेन हुई ने एक क्षण प्रतीक्षा की और फिर कुछ लोग फिर से शाही महल की ओर दौड़ पड़े। अब उसे शाही महल का झंडा छीनने की कोई उम्मीद नहीं थी। जितनी बार वह अंदर गया था, उसे ये भी नहीं पता था कि झंडा किस कमरे में है। हर कोई बस झंडे का स्थान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी नक्शे पर दिखा कि जिला 3 के अनाम स्वर्ग संघ ने झंडे पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया है। तुरंत ही नक्शे पर झंडे का स्थान भी प्रकट हो गया। आक्रमण करो, झंडे पर हमला करो, चेन हुई जोर से चिल्लाया। सभी झंडे के स्थान की ओर दौड़ पड़े। झंडा का स्थान काफी दूर अंदर था। पूरा ढांचा शाही महल जैसा था, कमरों और गलियारों से भरा हुआ, और कुछ कमरों में तो 2 दरवाजे भी थे। इस क्षेत्र से अपरिचित लोग पहली बार में ही अंदर घुसते ही रास्ता भटक जाते। सौभाग्य से अब सब कुछ चिन्हित था, जिससे दिशाएं पहचानना संभव हो गया। उन लोगों को छोड़कर जो पहले बाहर थे और अंदर नहीं आए थे, शाही महल के अंदर हर कोई अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। इस बिंदु पर जिला 1 की रणनीति काम करने लगी। चूंकि उनके ज्यादातर लोग बाहर थे और अन्य प्रवेश द्वार दुर्गम थे, इसलिए वे सभी मुख्य द्वार पर एकत्रित हो गए। दूसरे जिलों के लोग अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते थे, वे सब बाहर ही रोक दिए गए थे। इस तरह जिला 1 के लोग पुनरुत्थान के तुरंत बाद अंदर आ सकते थे, लेकिन बाकी 2 जिलों के लोग तुरंत अंदर नहीं आ सकते थे। इसके परिणामस्वरूप अंदर जिला 1 के लोगों की संख्या बाकी 2 जिलों के लोगों से ज्यादा हो गई। कुछ ही देर में झंडे पर जिला 1 ने कब्जा कर लिया। झंडे को हासिल करने के बाद ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने तुरंत आदेश देना शुरू कर दिया।
अब जब उनके पास झंडा था तो उन्हें 2 जिलों के लोगों का सामना करना था। समान शक्ति के साथ वे निश्चित रूप से दोनों विरोधियों का सामना नहीं कर पाते। बचाव के लिए एक विशिष्ट तरीके की आवश्यकता थी, सिर्फ अपनी जगह पर बने रहना निश्चित रूप से समाधान नहीं था। मेरे पास एक उपाय है। झंडा अभी हमारे पास है, लेकिन हम उसे निश्चित रूप से नहीं पकड़ पाएंगे। मेरा सुझाव है कि पहले हम झंडे वाले क्षेत्र को छोड़ दें, फिर कुछ लोगों को बाहर लाएं ताकि वे तीनों टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स की रखवाली कर सकें। हमारी मुख्य सेना बाहर ही रहेगी। जैसे ही कोई झंडा खींचेगा, हम सीधे अंदर दौड़ेंगे और झंडा वापस छीन लेंगे। इस तरह हम उन्हें नाक से जरूर पकड़ लेंगे। मैं सहमत हूँ, चेन हुई ने तुरंत कहा। यही सबसे अच्छा तरीका है। हमें यही करना होगा, वरना हम इसका बचाव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उन्होंने ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज के निर्देशों के अनुसार अपनी संरचना बनानी शुरू कर दी। उनके 2/3 लोगों में से लगभग आधे, जो मूल रूप से बाहर थे, वापस अंदर आ गए। उन्होंने 3 टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स की रखवाली शुरू कर दी। चूंकि 5 टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स थे, इसलिए अंदर जाने के बाद निश्चित रूप से 2 और पॉइंट्स थे। ये 2 टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स एक दोराहे की ओर ले जाते थे, यानी इन 2 पॉइंट से अंदर आने वाले लोग जरूर मिलते। उस पॉइंट पर वे फिर से जरूर टकराते, जिससे संख्या और कम हो जाती। और जब तक जिला 1 के लोग शाही महल के अंदर रहते, वे ये सुनिश्चित कर सकते थे कि वे हारेंगे नहीं। और निश्चित रूप से सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। जब बाहर से लोग अंदर आए और उन 3 पॉइंट्स पर टेलीपोर्ट हुए जिनकी वे रखवाली कर रहे थे, तो उनका ध्यान तुरंत नीचे की ओर चला गया। उच्च युद्ध शक्ति वाले भी ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को ही मार सकते थे, लेकिन सैकड़ों लोगों के सामने वे बेकार थे। टेलीपोर्टेशन पॉइंट बस इतना ही बड़ा था और एक साथ ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले ही आग लगा दी थी और ताओवादियों ने जीवों का एक विशाल समूह बुला लिया था। अंदर घुसने का मतलब था तुरंत मौत। बाकी 2 टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स की बात करें तो अंदर घुसने के बाद वे झंडे के स्थान की ओर दौड़ पड़े। चूंकि वे 2 अलग अलग जिले थे और आपस में मिले नहीं थे, इसलिए मिलते ही उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। जब तक वे झंडे तक पहुंचे, सैकड़ों लोग जो अंदर घुसे थे, अब केवल 30 या 40 लोग ही बचे थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें जिला 1 के लोगों ने पकड़ लिया और उनका सफाया कर दिया। चेन हुई भी खुशी खुशी लोगों पर वार कर रहा था। इस बार कोई भी उसे खास तौर पर निशाना नहीं बना रहा था और उसे 2 लोगों से एक साथ लड़ने में भी कोई डर नहीं था। पूरा शाही महल अब लगभग उनके नियंत्रण में था। इसे बनाए रखने के लिए रहस्यों के पर्यवेक्षक ने फिर से आदेश दिए। उसने 3-3 लोगों की कई छोटी छोटी टीमें बनाकर प्रमुख चौराहों या चौराहों पर प्रतीक्षा करने को कहा। ये छोटी टीमें लड़ने के लिए नहीं थीं, ये पूरी तरह से टोल लेने के लिए थीं। अगर कोई पास आता तो वे तुरंत स्थान की सूचना देते। अगर कोई भी स्थिति पैदा होती तो वे तुरंत भाग जाते, दुश्मन को भिड़ने का मौका नहीं देते। ये 10 मिनट तक चलता रहा, लेकिन बाहर के लोग संघर्ष करने लगे थे। शुरुआत में बाहर ज्यादा लोग नहीं थे, बस एक छोटा सा अंश, लेकिन अब बाकी 2 जिलों के ज्यादातर खिलाड़ी भी बाहर थे। इसके अलावा वे सभी इंपीरियल पैलेस की ओर बढ़ रहे थे और कोई भी गिल्ड उन 2 बिंदुओं पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। नतीजतन बाहर के लोग बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। वे पहले ही एक बार खत्म हो चुके थे। अगर अंदर के लोग डटे नहीं रहते तो इंपीरियल पैलेस अब बाकी 2 जिलों के खिलाड़ियों से भर जाता, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने जो सुझाया था वह पहले से ही सबसे अच्छा तरीका था और समय की कमी के कारण वे इससे बेहतर उपाय सोच भी नहीं सकते थे। किसे पता था कि यह सैंड सिटी की पहली क्रॉस घेराबंदी थी। वे सभी अनुभवहीन थे। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।